सभी को नमस्ते। सभी जुड़ जाएंगे जल्दी। क्लास स्टार्ट हो रही है अपनी। बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है आज की। बहुत ही शानदार टॉपिक पढ़ने वाले। सभी जुड़ जाएंगे। क्लास को एक बार सभी शेयर कर दो, लाइक कर दो, जल्दी करो। लेट हो रही है, क्लास स्टार्ट हो रही है अपने। 7 PM का टाइम है तो स्टार्ट करते हैं। अनअकैडमी राजस्थान 360 में आपका स्वागत है। क्रेक आरपीसी विथ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी से आप किस प्रकार से जुड़ सकते हो। तो सिंपली आप क्या करना है, मोबाइल के प्ले स्टोर में जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना। उसके बाद आप अनअकैडमी से जुड़ जाते हो। मैं हूँ विकास जेवलिया। मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मैंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीएससी बीएड एंड एमए किया है। क्वालिफाइड एग्जाम क्या क्या किए मैंने, तो टेट 11-12, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम, एसएससी एफसी पुलिस 13-15, माइंस रेलवे एग्जाम, रीट एग्जाम 2018, टीचर एग्जाम L2 18। मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है 5 ईयर का। देखो, अनअकैडमी से जुड़ने के बाद आपको अनअकैडमी क्या क्या फीचर्स अवेलेबल करवाती है। तो उसके अंदर फर्स्ट डेली लाइव क्लासेस मिलती है आपको, लाइव टेस्ट एंड क्विज़ चलते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है और अनलिमिटेड एक्सेस। वन टाइम सब्सक्रिप्शन के बाद आप अलग अलग डिवाइसेस के अंदर देख सकते हो। तो अनअकैडमी आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका देती है। बात करते हैं आरपीएससी सब्सक्रिप्शन की। आरपीएससी सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 1 ईयर एंड 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन सबसे बेस्ट माना जाता है। 1 ईयर का 7,000 का, 2 ईयर का 8,400 का। यदि आप मेरा रेफरल कोड विकास01 यूज करते हो तो ये जो कोर्स है वो 12 महीने का जो कोर्स है 1 ईयर का, वो 7,000 से 10% डिस्काउंट के साथ 6,300 मिलने वाला है। और 2 ईयर का 10% डिस्काउंट के साथ 7,560 रुपए में आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं आज के अपने टॉपिक की। तो अपना रीट साइकोलॉजी की यूनिट 5 चल रही थी बाल विकास, और ये लगभग अपनी पूर्णता की ओर है। हमने इसके अंदर रिवीजन क्लास के अंदर, फर्स्ट क्लास के अंदर वृद्धि विकास की संकल्पना पढ़ ली थी। सेकंड के अंदर वृद्धि विकास के सिद्धांत पढ़े थे हमने। थर्ड क्लास के अंदर वर्गीकरण पढ़ा था। और फोर्थ क्लास के अंदर हमने पढ़ा था शारीरिक फिजिकल डेवलपमेंट, पीडी पढ़ा था। और उसके बाद में पढ़ा था हमने मेंटल डेवलपमेंट। और उसके बाद में पढ़ा था हमने सोशल डेवलपमेंट। और आज बात करेंगे हम 7 क्लास के अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सीडी की बात करेंगे। ओके, तो ये सब हमें रूटीन से हमारी क्लास चल रही है। इसके अलावा यदि आप ये लंबी क्लास आप एक साथ नहीं देख के अलग अलग देखना चाहते हो तो वो भी मेरी सीडीपी की सीरीज, मैंने सीडीपी 1 2 3 4 5 के नाम से डाली हुई है। तो वहां से भी आप छोटा वीडियो भी इसका देख सकते हो। और एक साथ आप कंप्लीट देखना चाहते हो तो प्ले लिस्ट में आप इसका भी, ये रिवीजन क्लास है, इसके अंदर भी आप कंप्लीट, आपको एक डिवीजन, एक विकास का पार्ट है वो एक साथ मिलने वाला है। ठीक है, तो हमारा बाल विकास की जो यूनिट है वो बहुत ही अच्छी चल रही है। ये यहाँ पर आपकी रिवीजन क्लास स्टार्ट हो रही है। ठीक है, उसके अलावा सीडीपी के छोटे छोटे पार्ट्स भी चल रहे हैं। जो आप देखना चाह रहे हो वो देखते रहो, यानी रिवीजन भी करते रहो, वो भी देखते हो, दोनों बेस्ट रहेगा। इसके बाद में देखो, मैंने बताया था 27 से 30 नवंबर को इसके 1000 MCQ का कैप्सूल कोर्स स्टार्ट हो रहा है। सीडीपी फर्स्ट यानी साइकोलॉजी की यूनिट फर्स्ट है बाल विकास, इसका 1000 MCQ का कैप्सूल कोर्स स्टार्ट हो रहा है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे। तो वो भी आपको ज्वाइन करना है, फ्री है बिल्कुल। बहुत ही शानदार आपका कंसेप्ट तैयार हो जाएगा। वो भी प्रत्येक टॉपिक वाइज होगा। जैसे संकल्पना का टॉपिक है, इससे हो गया, सिद्धांत का इससे हो गया, वर्गीकरण का हो गया, फिजिकल डेवलपमेंट का, सभी का अलग अलग टॉपिक वाइज 1000 क्वेश्चन करने वाले। बहुत ही शानदार अल्टीमेट क्लास होने वाली। तो आज ही क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। संज्ञानात्मक विकास या कॉग्निटिव डेवलपमेंट या जीन पियाजे, ये इस प्रकार से आ सकता है पूरा। यानी संज्ञानात्मक विकास को कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं या आणविक उपागम का सिद्धांत भी कहते हैं। किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था। तो अपन बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास क्या, सब पूरी बात करने वाले हैं। बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है आज की। इंपॉर्टेंट भी है। इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, रीट एग्जाम 2018 हुई थी अपनी। उस एग्जाम के अंदर इस एक थ्योरी से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक ही थ्योरी से 3 क्वेश्चन पूछे गए, तो आपकी एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये। और ये थ्योरी आपके लर्निंग अधिगम के अंदर भी रहने वाली है काम। अधिगम के अंदर भी ये थ्योरी आपके काम आने वाली है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट कर देखो। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का व्यवस्थित अध्ययन किया। अपन देखने वाले संज्ञानात्मक विकास या कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, ये भी देखने वाले, इसी क्लास में देखने वाले। आगे देखो, पहला छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं जीन पियाजे के बारे में कि जीन पियाजे कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे, स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे।
और प्राणी विज्ञान बोले तो जूलॉजी के प्रोफेसर थे। जूलॉजी यानी बायोलॉजी की शाखा होती है, बायोलॉजी की दो शाखा होती है, जूलॉजी एंड बॉटनी। जूलॉजी के अंदर जीव जंतुओं का अध्ययन होता है और बॉटनी के अंदर पादपों का अध्ययन किया जाता है। तो देखो जीव विज्ञान या जूलॉजी के क्या थे, प्रोफेसर थे। इनकी प्रसिद्ध बुक कौन कौन सी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है इनकी ये आपको ध्यान रखना, बाल चिंतन की भाषा। इसको आपको ध्यान ही रखना है अच्छे से। बाल चिंतन की भाषा जीन पियाजे की सबसे इंपॉर्टेंट बुक है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, बाल विकास की भाषा, बाल विकास की भाषा, द थॉट ऑफ लैंग्वेज ऑफ द चाइल्ड। 1923 में इन्होंने ये पुस्तक लॉन्च की थी। बाल विकास की भाषा किसकी पुस्तक है, जीन पियाजे की सबसे इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, बाल विकास की भाषा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात आती है द साइकोलॉजी ऑफ ए चाइल्ड, द साइकोलॉजी ऑफ ए चाइल्ड, द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस। ये दो बुक उन्होंने और रखी थी, डाली थी। ठीक है, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट बुक ये ध्यान रखना, बाल चिंतन की भाषा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है एग्जाम के पेट के हिसाब से। तो जीन पियाजे ने बाल चिंतन की भाषा बुक दी थी, उसके अंदर संज्ञानात्मक विकास के बारे में एक्सप्लेन किया था। स्विट्जरलैंड के निवासी या जूलॉजी के प्रोफेसर थे। पियाजे ने अपने स्वयं के बालक के संज्ञान विकास का अध्ययन किया, स्वयं के बालक के संज्ञान विकास का अध्ययन किया। पियाजे ने नेक्स्ट टर्म क्या बताइए कि पियाजे ने बताया कि विकास और अधिगम है, विकास और अधिगम होता है वो पर्यावरण की सक्रिय खोज में है। पर्यावरण में हम एक्टिव रहेंगे तभी हमें मिल पाएगा। यानी पियाजे के अनुसार परिपक्वता मल्टीप्लाई अनुभव, परिपक्वता मल्टीप्लाई अनुभव, पियाजे के अनुसार विकास या अधिगम प्राप्त कर सकते हैं। देखो परिपक्वता से क्या हो गया, विकास का एक क्रम है, अनुभव अधिगम। तो देखो परिपक्वता मल्टीप्लाई अनुभव से ही हमें विकास और अधिगम हो सकता है। और ये किस प्रकार से होता है, पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, पर्यावरण में सक्रिय रहने पर ही होता है। ये बात कही थी पियाजे ने। देखो पियाजे के अनुसार क्या हुआ कि पियाजे ने बताया कि विकास और अधिगम कब होता है, पर्यावरण में सक्रिय रहने पर। ठीक है, और एक बताया था इसका विकास और अधिगम क्या है, परिपक्वता मल्टीप्लाई क्या है, अनुभव। यानी परिपक्वता और अनुभव का क्या है, मल्टीप्लाई है। ये बात भी जीन पियाजे ने एक्सप्लेन की थी। ओके, तो अब देखो जीन पियाजे ने क्या बताया कि विकास या अधिगम पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन या पर्यावरण में सक्रिय रहने पर ही हमें प्राप्त हो पाता है। और ये क्या है, परिपक्वता और अनुभव, परिपक्वता और अनुभव क्या है, मल्टीप्लाई है। ठीक है, अधिगम अनुभव के बगैर नहीं हो सकते हैं। और परिपक्वता, परिपक्वता के बाद में धीरे धीरे अधिगम होता है, उसके बाद विकास होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी सीधा सीधा देखें तो जीन पियाजे ने भी वही बात बताई है कि वर्दी के उच्चतम शिखर परिपक्वता आ गई, फिर बच्चा लर्निंग करने लगता है, उसके बाद क्या होता है, विकास होता है। मैंने एग्जांपल बताया था जब अपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था वर्दी और विकास का, तब मैंने एग्जांपल बताया था, एक 5 माह का शिशु है, 8 माह का है, दौड़ने लगता है 5 वर्ष की उम्र में, 15 वर्ष की उम्र में गोल्ड मेडल जीत जाता है, तो विकास हो जाता है। ये मैंने बात बताई थी। तो यही बात आ रही है, देखो परिपक्वता, विकास की बात कर रहा है, विकास की बात हो रही है, देखो विकास और अधिगम की। तो परिपक्वता, परिपक्वता के बाद अगला बात कर रहा है अनुभव, मतलब अधिगम की बात कर रहा है। देखो परिपक्वता के बाद बात कर रहा है मल्टीप्लाई किसके, अनुभव। अनुभव का मतलब क्या, अधिगम हो गया, अनुभव और अभ्यास, तो अधिगम, ये अधिगम हो गया। और अधिगम के बाद में क्या आ गया, विकास। तो ये एक प्रक्रम बताया उन्होंने ये बता दिया कि विकास मल्टीप्लाई, विकास या अधिगम किसका परिणाम है, परिपक्वता मल्टीप्लाई अनुभव। ये बात बताई थी जीन पियाजे ने। ये कब प्राप्त होता है, पर्यावरण के अंदर एक्टिव रहने पर, पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन पर भी प्राप्त होता है। नेक्स्ट, पियाजे ने कहा बुद्धि जन्मजात नहीं होती है, बुद्धि जन्मजात नहीं होती है। पियाजे ने बताई थी कि बात कि बुद्धि जन्मजात नहीं है, ये अपने इन्वायरमेंट के अंदर सक्रिय रहने पर, हम सक्रिय खोजबीन करते हैं तभी हमें इस ये मिल पाती है, मिलती है। ठीक है, तो पियाजे ने अपनी ही बात को एक अलग ढंग से एक्सप्लेन कर दिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन संज्ञान या कॉग्निशन क्या है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं तो संज्ञान के बारे में पढ़ेंगे कि संज्ञान होता क्या है, संज्ञानात्मक विकास पढ़ रहे हैं अपन। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो संज्ञानात्मक विकास पढ़ रहे हैं। तो ये संज्ञान क्या है, संज्ञान क्या है, संज्ञानात्मक विकास में ये वर्ड निकलता है संज्ञान।
संज्ञान क्या होता है, कॉग्निशन क्या होता है। तो संज्ञान का मोटा मोटा रफली अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है जानना या समझ। कैसे, देखो संज्ञान जो शब्द है वो दो वर्डों से मिलकर बना है, सम प्लस ज्ञान। सम का अर्थ था बली प्रकार से, ज्ञान का मतलब ज्ञान प्राप्ति, यानी बली प्रकार से ज्ञान प्राप्ति या समझ विकसित होना ही क्या है, संज्ञान होता है। भली प्रकार से यदि हमें किसी वस्तु का या किसी टॉपिक पे किसी भी सब्जेक्ट का ज्ञान प्राप्त हो जाए या समझ विकसित हो जाए तो उसे बोलेंगे हम संज्ञान हो गया। क्या हो गया, संज्ञान हो गया। और संज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया और संज्ञान प्राप्ति की जो प्रोसेस है इसे बोलेंगे संज्ञानात्मक क्रिया या संज्ञानात्मक प्रक्रिया। अब ये संज्ञानात्मक प्रक्रिया को भी दो भागों में बांटा गया। एक तो होती है निम्न स्तरीय संज्ञानात्मक प्रक्रिया और एक होती है उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक प्रक्रिया। निम्न स्तरीय और एक उच्च स्तरीय। निम्न स्तरीय संज्ञानात्मक प्रक्रिया क्या आती है, संवेदना, और उच्च स्तरीय में आती है समस्या समाधान। देखो दोबारा समझना, संज्ञान मैंने बता दिया सम प्लस ज्ञान, यानी भली प्रकार से जानना मतलब समझ विकसित करना। इसके अंदर दो प्रकार की संज्ञानात्मक क्रियाएं होती है, निम्न स्तरीय, उच्च स्तरीय। ठीक है, निम्न स्तरीय के अंदर आता है संवेदना, ठीक है, और इसके अंदर आता है समस्या समाधान। अब देखना, अब बात है कि देखो आगे पढ़ेंगे हम पियाजे के बारे में, पढ़ेंगे कंप्लीट पढ़ने वाले हैं, तब इसके अंदर बीच बीच में वर्ड आएंगे। उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक क्रियाएं करते हैं, इस अवस्था में बालक उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक क्रियाएं करते हैं, इस अवस्था के अंदर बालक निम्न स्तरीय संज्ञानात्मक क्रिया करते हैं। तो ये होती क्या है, देखो निम्न स्तरीय संज्ञानात्मक क्रिया होती है वो केवल संवेदना से होती है। बॉडी के जो हमारे जो बाह्य पार्ट होते हैं उनकी संवेदनाओं से होते हैं, जैसे ज्ञानेंद्रियों के जो अनुभव होते हैं उनसे जो होने वाली क्रियाएं हैं, जो होने वाली एक्टिविटी है, उन्हें बोलेंगे निम्न स्तरीय संज्ञानात्मक क्रिया। संवेदना, संवेदना का मतलब होता है संवेदी अनुभव। जैसे मान लो जो अपनी ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख नाक कान, उनसे जो हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर, ज्ञानेंद्रियों से देख के जो भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, एक रेंडमली जल्दी सी बहुत फास्टली क्विक ज्ञान प्राप्त करते हैं, ज्ञानेंद्रियों से जो भी देखते हैं, आंखों से अपन कानों से सुनते हैं, जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वो एक हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है, संवेदना होती है। वो क्या होगी, संवेदना होगी, संवेदन होना। तो इस प्रकार की जो संज्ञानात्मक क्रिया होगी होगी निम्न स्तरीय। इसके अंदर हमारे माइंड का हमने कोई, माइंड के अंदर कोई ऑपरेशन नहीं किया, माइंड के अंदर कोई संक्रिया नहीं की, तो इस प्रकार की क्रिया को बोलेंगे निम्न स्तरीय संक्रिया, निम्न स्तरीय क्रिया। बात करते हैं उच्च स्तरीय क्रिया। उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक क्रिया ऐसी होती है जिसके अंदर हमारे मस्तिष्क के अंदर जो हमारा पहले का जो ज्ञान है, मस्तिष्क के अंदर पहले का जो हमारा ज्ञान है इसे बोलेंगे पूर्व ज्ञान। जो नया ज्ञान हम ग्रहण करने हैं, नया ज्ञान, इन दोनों के बीच में क्या होती है, संक्रिया होती है। क्या होती है, संक्रिया। संक्रिया को बोलते हैं ऑपरेशन, ऑपरेशन, ऑपरेशन होती है। इन दोनों के अंदर ऑपरेशन चलता रहता है माइंड के अंदर, ठीक है, ब्रेन के अंदर, और फिर हम एक नए निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। ठीक है, नए निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, तो माइंड के अंदर ऑपरेशन हुआ। तो इस प्रकार की क्रिया को बोलेंगे उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक क्रिया। जैसे किसी समस्या का समाधान करना है, किसी समस्या का समाधान करना, तो उस समस्या के बारे में पूरी डिटेल से हम देखेंगे, पूर्व की जो ज्ञान है उसको नए ज्ञान के साथ एडजस्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे जाके अंत तक हम समस्या के समाधान तक पहुंचेंगे। यानी हमारे माइंड के अंदर क्या हुई, संक्रिया हुई पूर्व ज्ञान और नए ज्ञान में, यानी ऑपरेशन हुआ, तो और निष्कर्ष पर हम समाधान पर पहुंच गए। तो इस प्रकार की क्रिया को बोलेंगे उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक क्रिया। यानी संज्ञान की बात मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दी। संज्ञान क्या होता है, सम प्लस ज्ञान, भली प्रकार से ज्ञान प्राप्त करना या भली प्रकार से ज्ञान प्राप्त या समझ विकसित करना या चिंतन विकसित करना, क्या होता है, संज्ञान होता है। और संज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया को संज्ञानात्मक क्रिया कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, निम्न स्तरीय और उच्च स्तरीय। निम्न स्तरीय में क्या होते हैं, संवेदना, उच्च स्तरीय में सभी क्रियाएं जिसके अंदर क्या होता है, माइंड के अंदर संक्रिया होती है, ऑपरेशन होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, संज्ञान क्या है। देखो बहुत ही बेसिक ढंग से हम पढ़ रहे हैं, बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे हैं। यूनिट फेस्ट आपकी लगभग लगभग पूर्ण होने वाली है और बहुत ही अच्छे से चल रही है अपनी, ठीक है। तो देखना संज्ञान क्या है, स्वयं व दुनिया के बारे में समझ विकसित कर लेना संज्ञान है। देखो अपने बारे में और दुनिया के बारे में समझ विकसित कर लेना, मैंने बताया था भली प्रकार से समझ विकसित करना। संज्ञान के बारे में मैंने बताया था भली प्रकार से समझ विकसित करना क्या संज्ञान होता है।
तो भली प्रकार से का मतलब होता है अपने बारे में और दूसरों के बारे में, यानी स्वयं के बारे में और दुनिया के बारे में समझ विकसित कर लेना ही संज्ञान है। इसमें भाषा व कार्य के माध्यम से, दोनों के माध्यम से हम ये करते हैं। ठीक है, अब देखो संज्ञान के अंदर संवेदना, प्रत्यक्षण, प्रतिमा, निर्णय लेना, चिंतन, तर्क, भाषा विकास, गणित, संक्रिय, समस्या समाधान आदि समस्त मानसिक योग्यताओं का योग क्या कहलाता है? संज्ञान कहलाता है। संज्ञान का मतलब ही भली प्रकार से समझ विकसित करना, मतलब सभी प्रकार की जो एक्टिविटी है हमारे माइंड के अंदर हम करते हैं, जो संक्रियाएं करते हैं, उन सभी का जोड़ या योग क्या है? संज्ञान या कॉग्निशन कहलाता है। इस प्रकार का डेवलपमेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहलाता है। देखो बच्चे के सोचने का दायरा, इसलिए पियाजे ने इस सिद्धांत को बच्चों की सोच के विकास का सिद्धांत भी कहा है। बच्चों की सोच के विकास का सिद्धांत भी कहा है कि बच्चे के सोचने का दायरा क्या है। देखो किस प्रकार से बच्चा सोचता है, किस प्रकार से बच्चा पूर्व ज्ञान और नए ज्ञान के बीच संक्रिया ऑपरेशन करता है, किस प्रकार से उसकी थिंकिंग है, किस प्रकार से वो सोच रहा है। इसलिए पियाजे ने इस सिद्धांत को बच्चों की सोच के विकास का सिद्धांत या बच्चों की समझ का सिद्धांत भी कहा है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। या आणविक उपागम और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इस सिद्धांत को कहा जाता है। अब देखो नेक्स्ट बात आती है, क्या एक 3 वर्ष का बालक 8 वर्ष के बालक की तरह चीजों को समझता है? यानी एक 3 वर्ष का बालक और 8 वर्ष के बालक में किसी भी चीज को या किसी भी वस्तु को समझने में कुछ अंतर होता है क्या? यानी अंतर होता है, बिल्कुल। 3 वर्ष का बालक है वो अपने अपने ढंग से सीखेगा, और 8 वर्ष के बालक के अंदर कुछ अलग एक्टिविटी, कुछ अलग तार्किकता बालक के अंदर, या कुछ अलग चिंतन प्रकार के निर्णय लेने की कैपेसिटी उसके अंदर आ जाती है। तो दोनों के अंदर चीजों को समझने में और सोचने में और तर्क करने में अंतर होता है। नेक्स्ट बात, जीन पियाजे ने इस बात पर बल दिया है कि बच्चे संसार के बारे में अपनी समझ की रचना सक्रिय रूप से करते हैं। मैंने बताया सक्रिय रूप से खोजबीन करना। जीन पियाजे का मानना था कि शिशुअवस्था से लेकर किशोरावस्था तक बच्चों का मन विचारों की अवस्थाओं की एक श्रृंखला से गुजरता है। यानी जीन पियाजे का मानना है कि शिशुअवस्था से किशोरावस्था तक बच्चों का जो मन है वो विचारों की एक अवस्था की एक श्रृंखला से गुजरता है, और इस श्रृंखला को जीन पियाजे ने 4 भागों में विभाजित किया। 4 भागों में पूरी अवस्था को विभाजित किया हुआ देखते हैं। देखो इसे बोलेंगे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे की अवस्था है। जीन पियाजे ने टोटल 4 अवस्थाएं दी हैं। कितनी अवस्थाएं दी हैं? 4 अवस्थाओं के बारे में बताया। टोटल 4 अवस्थाएं बताइए। यहां से भी क्वेश्चन आता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। आपको इन अवस्थाओं को बहुत ही अच्छे से याद करना है। पहली अवस्था है संवेदी गामक या इंद्रिय गामक अवस्था, इसे बोलेंगे सेंसरी मोटर स्टेज। संवेदी गामक या इंद्रिय गामक अवस्था, इसे बोलेंगे सेंसरी मोटर स्टेज। ये होती है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक चलती है। इसके बाद होती है प्राक या पूर्व संक्रिया अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये 2 से 7 वर्ष तक का अवस्था है। रहती है मूर्त या ठोस, या इसे बोलेंगे वैचारिक क्रिया अवस्था, कॉन्सरेंट ऑपरेशनल स्टेज, 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था। फिर बोलेंगे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी औपचारिक संक्रिया अवस्था, मतलब 11 वर्ष से वयस्क अवस्था तक या किशोर अवस्था तक, यानी 15 से 17 वर्ष तक। ये आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है? क्वेश्चन आएगा, जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के अंदर जो बच्चों की सोच का सिद्धांत है, बच्चों की सोच जो का तरीका है या समझ का तरीका है, उसको कितनी अवस्थाओं में डिवाइड किया? तो 4 अवस्थाओं में डिवाइड किया। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है, संज्ञानात्मक विकास के टोटल जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई? 4 बताइए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं होती है उनका क्रम बताइए। तो संवेदी गामक, प्राक या पूर्व संक्रिया अवस्था, मूर्त अवस्था, औपचारिक अवस्था, अमूर्त अवस्था, इसे अमूर्त भी बोला जाएगा। ठीक है, देखने वाले पूरी अवस्थाओं को अलग अलग पढ़ने वाले बहुत अच्छे से। ठीक है, एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीन पियाजे ने जो अवस्था बताई उनमें से फर्स्ट अवस्था कौन सी है, या निम्न स्तरीय अवस्था कौन सी है? तो संवेदी गामक अवस्था फर्स्ट है। यदि आपसे पूछ ले जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था कौन सी है, तो पूर्व संक्रियात्मक। तीसरी पूछ ले तो ये होगी। अंतिम पूछ ले तो औपचारिक संक्रिया अवस्था। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपको पूछ ले पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि है, तो 2 से 7 वर्ष। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। और ये पूछ ले कि संवेदी गामक अवस्था का किस अवस्था से संबंध है? तो आपको पता है शेष अवस्था की अवधि तो 0 से 5, 6, और बाल्य अवस्था की होती है 6 से 12। ब्रीफली भी देख लिया। किशोर अवस्था की होती है 12 से 18। ये मोटे तौर पर हमने डिवाइडेशन देखा है। तो आपसे पूछे कि संवेदी गामक या इंद्रिय गामक अवस्था बालक की
बाल विकास की किस अवस्था के अंदर आती है? शिशु अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो शिशु अवस्था के अंदर आएगी जन्म से 6 वर्ष। ये पूछे कि मूर्त या ठोस सक्रिय अवस्था किस अवस्था में आती है? तो कौन सी में आएगी? बाल्यावस्था में आएगी। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। औपचारिक अवस्था किशोर अवस्था के अंदर आएगी। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इतने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक कर्म पूछा जा सकता है आपको, संवेदी, सेंसरी मोटर। एक इंग्लिश के वर्ड आपको बिल्कुल याद रखने हैं इनके। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा। सेंसरी मोटर स्टेज जन्म से 2 वर्ष। ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्सक्रेंट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसके नाम बहुत ज्यादा है, इसलिए आपको इंग्लिश का वर्ड बहुत अच्छे से याद रखना है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही अच्छे से जीन पियाजे के प्रमुख पद। जीन पियाजे ने अपनी जो थ्योरी समझाई है उसके से पहले जीन पियाजे ने कुछ टर्म्स दिए, और इन टर्म्स को, इन पदों को बहुत ही अच्छे से आपको ढंग से समझना है। यदि आपके ये टर्म्स अच्छे से क्लियर हो गई तो आपको जीन पियाजे के सिद्धांत में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाले। किसी भी प्रकार का चाहे एग्जाम के अंदर आएगा क्वेश्चन हो, वो हम क्वेश्चन भी करने वाले हैं साथ साथ। ठीक है, इसके अलावा भी 1000 MCQ हो रहे हैं, उसके अंदर भी आपके सब डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो देखो इसके अंदर टर्म्स पढ़ेंगे। टर्म्स यानी कुछ पद दिए थे जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत को एक्सप्लेन करने के लिए। उनमें टोटल 20 के आसपास पद हैं। तो फर्स्ट पद की बात करते हैं, अनुकूलन या संगठन या एडेप्टेशन। अनुकूलन या संगठन या एडेप्टेशन क्या होता है? देख लो, इसको ढंग से समझ लेना आपको। अनुकूलन क्या होता है? जैसे हम ग्रीष्म ऋतु थी, उसके बाद वर्षा ऋतु आई, उसके बाद अब शीत ऋतु आ गई। तो देखो मनुष्य किस प्रकार से अलग अलग ऋतु के अंदर अपने आप को समायोजित करता है, अपने आप को स्थिर करता है। इसी प्रकार पशु पक्षी है, पेड़ पौधे, सभी अपने जिस प्रकार से इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है अपने आप को अनुकूलित करते हैं, अपने आप को अडेप्टेशन कर रहे हैं, अपने आप को समायोजित कर रहे हैं। तो ये क्या है? अनुकूलन है या संगठन है। यानी वातावरण के साथ अपने आप को ढलना या समायोजित होना। वातावरण के साथ क्या होता है? अपने आप को ढलना या वातावरण के अंदर समायोजित होना या एडजस्टमेंट होना है, क्या है? अनुकूलन, एडेप्टेशन या संगठन कहलाता है। ठीक है, बात करते हैं। देखो जैसे पुराना वातावरण था, ग्रीष्म ऋतु थी या वर्षा ऋतु थी, फिर नया वातावरण आ गया और नए वातावरण के साथ हमारा क्या हो गया? सामंजस्य या समायोजन हो गया। तो इससे ही बोलेंगे हम अनुकूलन या एडेप्टेशन। यही बात मैंने बताई थी। यानी पुराने वातावरण से नए वातावरण में आते हैं तो उस नए वातावरण के साथ समायोजन या सामंजस्य होना या एडजस्टमेंट होना ही क्या है? अनुकूलन या एडेप्टेशन की प्रक्रिया कहलाती है। जैसे हम गांव में रहते हैं और गांव से फिर क्या गए? तैयारी करने के लिए, तैयारी के पर्पज से सिटी में गए। तो सिटी के अंदर जाते ही अपने आप को वहां के माहौल के अंदर समायोजित कर लेना, अनुकूलित कर लेना, ढाल लेना, यही क्या कहलाएगा? अनुकूलन या एडेप्टेशन या संगठन कहलाता है। समझ में आई बात? अब बात करते हैं। देखो नेक्स्ट बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है आज की, बने रहना आपको बस। देखो अब अनुकूलन की 3 टर्म आती है। अनुकूलन को बताया 3 पार्ट में। अनुकूलन को 3 भागों में डिवाइड करके बताया कि अनुकूलन के 3 टोटल पार्ट्स हैं। अनुकूलन को 3 भागों में डिवाइड कर दिया। इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसको बहुत अच्छे से क्लियर करना आपको। अनुकूलन फर्स्ट पार्ट आता है आत्म सात्मीकरण या समावेशीकरण। एक होता है संतुलनीकरण और एक होता है साम्य धारण, संबंधन या समायोजन। इनके इंग्लिश के वर्ड आपको याद रख लेना है। पहले बता रहा हूँ, इंग्लिश के वर्ड आपको याद ही रखने हैं। देखो आत्म सात्मीकरण या समावेशीकरण को बोलते हैं एसाइमिलेशन। क्या बोलते हैं? एसाइमिलेशन बोलते हैं। इक्विलिब्रेशन और इसको बोलते हैं एकोमोडेशन। अब इनको समझना अलग अलग को कि ये क्या है। ठीक है, आत्म सात्मीकरण होता है पूर्व ज्ञान प्लस नए ज्ञान को जोड़ना। पूर्व ज्ञान प्लस नए ज्ञान को जोड़ना ये क्या है? जैविक रासायनिक, एक जैव वैज्ञानिक प्रक्रिया है। एसाइमिलेशन, अब देखो सब एकोमोडेशन क्या होता है? पूर्व ज्ञान जो गलत था उसमें नया ज्ञान, यानी पूर्व ज्ञान में संशोधन करना। एकोमोडेशन, एकोमोडेशन कहता है नई योजना बनाना, पुरानी योजना में संशोधन करना। संतुलनीकरण क्या है? एसाइमिलेशन एकोमोडेशन के बीच की प्रक्रिया या पूरक प्रक्रिया, कॉम्प्लीमेंट प्रोसेस है, पूरा करने वाली है, या नवीन और पूरे ज्ञान के बीच अंतुलन या संतुलन या अंतर स्थापित करने वाली प्रक्रिया है। अब देखते हैं इन सभी बातों को एक एग्जाम्पल से देखते हैं, फिर आपकी समझ में आ जाएगी अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगी। पहले एग्जाम्पल देखते हैं। देखो इनको दोबारा बताऊंगा। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, बहुत ही शानदार तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको बहुत ही शानदार तरीके से देखना। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, इसको समझ लेना। देखो एक बच्चा है, एक बच्चे ने कुत्ते को देखा। एक बच्चे ने कुत्ते को देखा तो बच्चा अपने पेरेंट्स से पूछता है ये क्या है? तो उसके पेरेंट्स उसे बताते हैं कि ये क्या है? कुत्ता है। क्या है? कुत्ता है। तो बच्चे ने उसके जो बाह्य गुणधर्म थे, कुत्ते के जो बाह्य गुणधर्म थे, जैसे उसके 4 पैर हैं, 2 कान है, ये रंग है, इतनी हाइट है,
इनको अपने माइंड के अंदर, पूर्व ज्ञान के अंदर इनको बैठा लिया। यानी अपने पहले ये एक क्या बना लिया, पैकेट बना लिया कि कुत्ते के 4 पैर होते हैं, 2 कान होते हैं, इतना ये रंग होता है, इतनी हाइट होता है, उसे क्या बोलते हैं, कुत्ता या डॉग बोला जाता है। ठीक है, ये बच्चे का पूर्व ज्ञान है। समझ में आई बात, ये बच्चे का क्या है, पूर्व ज्ञान है। अब देखो नेक्स्ट टाइम वही बच्चा एक भेड़ को देखता है। किसको देखता है, भेड़ को देखता है। तो भेड़ को देखता है तो उसे भी क्या है, कुत्ते की जो पूर्व ज्ञान था उससे कंपेरिजन करता है। तो 4 पैर मिलते हैं, 2 कान मिलते हैं, रंग भी वही मिलता है, व्हाइट रंग का कुत्ता था, व्हाइट रंग मिलता है, ऊंचाई भी लगभग बराबर मिलती है। तो पूर्व ज्ञान के समान, बिल्कुल समान लक्षण उसको लगते हैं। तो समान लक्षण लगते हैं तो बच्चा भेड़ को क्या बोलेगा, कुत्ता ही बोलेगा। बच्चा भेड़ को कुत्ता समझता है, क्यों समझता है, पूर्व ज्ञान के आधार पर समझता है। इसे बोलते हैं एसाइमिलेशन। क्या बोलते हैं सॉरी, एसाइमिलेशन या आत्म सात्मीकरण या समावेशीकरण इसे बोल देते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। इसे बोलते हैं एसाइमिलेशन, यानी पूर्व ज्ञान के आधार पर समझ। पूर्व ज्ञान जैसा है वैसा ही आंसर देना, वैसा ही समझना। क्या है, एसाइमिलेशन, आत्म सात्मीकरण या समावेशीकरण। ठीक है, ये बात समझे। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं आत्म सात्मीकरण या समावेशीकरण, ये 2 बात मैंने आपको बता दी। अब देखते हैं, अब इनके गुणों में विभेद करता है पेरेंट्स ना। ये क्या है, बच्चा बोलता है ये क्या है, कुत्ता है, लेकिन पेरेंट्स फिर बताते हैं इनके गुणों में क्या करते हैं, अंतर करते हैं कि कुत्ते के गुण क्या होते हैं और भेड़ के गुण क्या होते हैं। दोनों में अंतर करते हैं, गुणों में अंतर करते हैं। देखो कुत्ता भौंकता है और काटता भी है, जबकि भेड़ भौंकते नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों के गुणों में अंतर करते हैं पेरेंट्स और गुणों में विभेद करते हैं। तो गुणों में विभेद करते हैं, इसे बोलते हैं संतुलन या इक्विलिब्रेशन। ठीक है, इसे बोलेंगे संतुलन, यानी गुणों में अंतर करना, संतुलन यानी संतुलन स्थापित करना दोनों के बीच। तो ये क्या होगा, संतुलन की करण की प्रक्रिया होगी। तो नेक्स्ट टाइम जैसे ही बच्चा देखता है कुत्ते को, तो कुत्ते को कुत्ता समझता है और भेड़ को भेड़ समझता है, न्यू टाइम। तो यानी पूर्व ज्ञान में बच्चे ने संशोधन कर लिया, पूर्व ज्ञान में बच्चे ने संशोधन कर लिया। पूर्व ज्ञान में पूर्व ज्ञान था कि 4 पैर, 2 कान या रंग इतने ऊंचे होते हैं, उसे कुत्ता बोलते हैं। लेकिन अब इस बच्चे ने संशोधन कर लिया और नए ज्ञान के अंदर जोड़ दिया, इसे बोलेंगे एकोमोडेशन या समझन या समायोजन। ठीक है, समायोजन कर लिया। ठीक है, समझ में आई बात। ये पूरी कंप्लीट प्रोसेस क्या कहलाती है, एडेप्टेशन या अनुकूलन या संगठन की प्रक्रिया कहलाती है। चलो एक नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं अपन, नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं। एक एग्जांपल नंबर 2, देखो बच्चा फर्स्ट टाइम मार्केट जाता है तो टमाटर को देखता है या घर पर टमाटर को देखता है। तो टमाटर को देखता है तो पेरेंट्स से पूछता है ये क्या है, तो पेरेंट्स बताते हैं टमाटर है। तो बच्चे ने टमाटर का रंग और आकार, रंग और आकार के आधार पर पूर्व ज्ञान बैठा लिया, पूर्व ज्ञान सेट किया। नेक्स्ट टाइम मार्केट जाता है सेव को देखता है, तो सेव के अंदर रंग और आकार लगभग उसके समान लक्षण मिलते हैं, पूर्व ज्ञान के समान लक्षण मिलते हैं। तो टमाटर क्या बोल देता है, सेव को टमाटर समझता है, सेव को टमाटर समझता है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, एसाइमिलेशन बोला जाता है, आत्म सात्मीकरण या समावेशीकरण कहा जाता है। क्योंकि सेव को क्या बोलेगा, टमाटर बोलेगा, टमाटर के समान लक्षण उसे मिल रहे हैं, तो सेव को क्या बोल देगा, टमाटर। ये क्या है, टमाटर है, तो इसे बोलेंगे आत्म सात्मीकरण, समावेशीकरण या एसाइमिलेशन। फिर क्या पेरेंट्स क्या कराते हैं, इन दोनों के गुणों में विभेद या संतुलन करते हैं, तो इसे बोलेंगे संतुलितकरण। क्या बोलते हैं, टमाटर खट्टा मीठा होता है, जबकि सेव क्या होता है, मीठा होता है। यानी गुणों में विभेद किया, गुणों में विभेद क्या, गुणों के बीच संतुलन क्या, इक्विलिब्रेशन होगी। तो नेक्स्ट टाइम टमाटर को टमाटर समझता है और सेव को सेव समझता है। क्यों समझता है, कि उसने पूर्व ज्ञान में क्या किया, संशोधन किया है, सुधार किया है और फिर नए ज्ञान में जोड़ दिया है। तो इसे बोलेंगे एकोमोडेशन या समायोजन या समझन। समझ में आई बात। ये पूरी प्रक्रिया कहलाती है आपकी अनुकूलन की प्रक्रिया कहलाती है। 2 एग्जाम्पल मैंने आपको बताए। अब बात करते हैं वापिस अपनी उसी बात पे आते हैं। ये देखो अनुकूलन की मैंने ये 2 बात बताई थी। ठीक है, देखो पहली बात थी अनुकूलन के 3 पार्ट थे, आत्म सात्मीकरण या समावेशीकरण, एसाइमिलेशन बोलते हैं पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को एज इट इज जोड़ना, क्या कहलाता है, एसाइमिलेशन कहलाता है। ये जैव वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है। फिर आती है साम्य धारण या समझन या समायोजन, एकोमोडेशन, पूर्व ज्ञान जो गलत था उसमें नए ज्ञान को जोड़ना, यानी पूर्व ज्ञान में संशोधन, एकोमोडेशन होता है। इसमें नई योजना बनाना, मतलब नए कॉन्सेप्ट तैयार होना, पुरानी योजना में संशोधन करना। समझ आ गई बात। अब देखो एसाइमिलेशन क्या है, इक्विलिब्रेशन क्या है। एसाइमिलेशन
इन दोनों एकोमोडेशन और असाइमिलेशन के बीच की प्रक्रिया, यानी इसे पूरक प्रक्रिया बोलते हैं। एक का काम किसने कर दिया, दूसरे ने कर दिया। यानी जो गलती असाइमिलेशन में करता है बच्चा, वो गलती सम एकोमोडेशन के अंदर सुधार कर लेता है, यानी पूर्व ज्ञान में सुधार कर लेता है। तो इसे बोलेंगे पूरा करने वाला, यानी कॉम्प्लीमेंट, मतलब पूरक प्रक्रिया है। क्या है, पूरक प्रक्रिया है। देखो, नवीन व पूर्व ज्ञान, जो पूर्व ज्ञान था और नवीन ज्ञान है, उनके बीच संतुलन व अंतर करना, संतुलन व अंतर करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, संतुलिनीकरण कहा जाता है। संतुलिनीकरण कहा जाता है। देखो, जब असाइमिलेशन के बाद संतुलिनीकरण की प्रक्रिया होगी तभी क्या होगा, एकोमोडेशन होगा, अदरवाइज एकोमोडेशन नहीं होगा। यदि पेरेंट्स बच्चे को यह नहीं बताएंगे कि इन दोनों के गुणों में क्या अंतर है, बच्चे पेरेंट्स ये नहीं बताएंगे कि सेब और टमाटर के गुणों में क्या विभेद है, टमाटर खट्टा मीठा होता है, सेब मीठा होता है, तो बच्चा एकोमोडेशन नहीं कर पाएगा। बच्चा वही बात हो रहेगा कि सेब को टमाटर बोलेगा और भेड़ को कुत्ता बोलेगा। यानी इन दोनों के अंदर इक्विलिब्रेशन होगा, संतुलन की प्रक्रिया होगी, गुणों में विभेद होगा, तभी बच्चा टमाटर को टमाटर और सेब को सेब समझेगा। तभी प्रक्रिया कौन सी आएगी, एकोमोडेशन की प्रक्रिया आएगी। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निम्न में इसका सत्य सही क्रम है, तो असाइमिलेशन फर्स्ट आएगा, ठीक है, उसके बाद संतुलन आएगा और उसके बाद क्या होगा, एकोमोडेशन की प्रक्रिया होगी। ये प्रक्रम आपके एग्जाम में आपको से पूछा जा सकता है। अब इसके आधार पर बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो वो भी मैं एक दो क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, पॉइंट नंबर 2, व्यवस्थापन। इसे बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। व्यवस्थापन या ऑर्गेनाइजेशन, परिवेश के बजाय आंतरिक रूप से योजनाएं बदलना। परिवेश की बजाय, जो परिवेश की बात की थी अपने अभी अनुकूलन के अंदर, परिवेश के यानी बाह्य जो योजनाएं थे, बाह्य जो गुणधर्म थे, उसके आधार पर योजना बनाना, वो था अनुकूलन। और व्यवस्थापन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, परिवेश के बजाय आंतरिक रूप से योजनाओं का बदलना क्या कहलाता है, व्यवस्थापन कहलाता है। दो बात है, अनुकूलन और व्यवस्थापन। अनुकूलन वातावरण के साथ ढलना है, समाजनीय बाह्य परिक्रम होता है, और व्यवस्थापन में आंतरिक रूप से योजनाओं का बदलना आंतरिक परिक्रम है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट, स्कीमाटा में परिवर्तन के मुख्य दो कारण होते हैं, अनुकूलन और व्यवस्थापन। ये देखने वाले स्कीमाटा, स्कीमा क्या होता है देखने वाले, तब आपकी समझ में आ जाएगी ये बात। स्कीमाटा में परिवर्तन के कितने कारण होते हैं, मुख्य दो कारण होते हैं, अनुकूलन और व्यवस्थापन। तो व्यवस्थापन और अनुकूलन की मैंने बात आपको बहुत अच्छे से बता दी। अनुकूलन या संगठन की तीन बातें बताई, आत्मसाधमीकरण, संतुलिनीकरण, एकोमोडेशन। ठीक है, ये आंतरिक परिक्रम है, नहीं सॉरी बाह्य परिक्रम है, वातावरण के साथ ढलना है, समायोजन करना, बाह्य परिक्रम हो गया। और व्यवस्थापन आंतरिक रूप से योजनाओं का बदलना, तो आंतरिक परिक्रम हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं अपन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है संरक्षण, कंजर्वेशन। थर्ड टर्म है कंजर्वेशन की या संरक्षण की, तीसरी टर्म है, दो टर्म हमने पढ़ लिए। चलो बात करते हैं, बहुत ही शानदार टर्म है, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा गया है। संरक्षण या कंजर्वेशन क्या है, इसका संरक्षण तो आपने पढ़ा है, ऊर्जा संरक्षण का नियम या पेड़ पौधों का संरक्षण करना। कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का मतलब होता है सुरक्षा, संरक्षण करना या स्थायित्व। इसका अर्थ क्या होता है, मोटे तौर पे देखें तो स्थायित्व है, स्टेबिलिटी, यानी स्थायित्व है। संरक्षण कंजर्वेशन का अर्थ क्या होगा, स्थायित्व है। यानी बालक को पदार्थ के गुणों में स्थायित्व का बोध होना, बालक को पदार्थ के जो गुण होते हैं उनमें स्थायित्व का बोध हो जाता है। ठीक है, इसे बोलेंगे कंजर्वेशन या स्थायित्व। देखते हैं, इसे समझते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से। देखो, बालक को पदार्थ के गुणों में स्थायित्व का बोध हो जाता है, पदार्थ के जो गुण है उनके स्थायित्व में का बोध हो जाता है। ठीक है, वातावरणीय परिवर्तन, वातावरण के अंदर जो परिवर्तन हो रहे हैं वह स्थायित्व में अंतर करना सीख जाता है। वातावरण के जो परिवर्तन है उसके अंदर और स्थायित्व में बच्चा अंतर करना सीख जाता है। जैसे जल की अवस्था है, ठोस, द्रव, गैस। बालक किसी वस्तु के रूप, रंग, आकार में होने वाली परिवर्तन उसके तत्व में हुए परिवर्तन से भिन्न है, अर्थात रूप, रंग, आकार में परिवर्तन भौतिक बाह्य परिवर्तन में हुए रासायनिक परिवर्तन से भिन्न है। संरक्षण का सिद्धांत पदार्थ के द्रव्यमान पर केंद्रित होता है। अब इन बातों को अपन एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, उसके बाद इन बातों पे आते हैं। पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखो, ये एग्जाम्पल बहुत ही शानदार एग्जाम्पल, बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है, इसको आपको बहुत ही अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से आपको क्लियर होने वाला है। देखो, कोई पदार्थ है, मैटर है, ठीक है, पदार्थ, इसके दो प्रकार के गुण होते हैं, एक तो होता है बाह्य गुण और एक होता है आंतरिक। बाह्य गुण जिसको अपन टच कर सकते हैं, जिनको अपन आसानी से आंखों से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उनको बोलेंगे बाह्य गुण। क्या बोलेंगे, बाह्य गुण या भौतिक गुण बोलेंगे। और आंतरिक गुण होते हैं, जो आंतरिक गुण होते हैं या रासायनिक गुण इसे बोला जाता है, जिनको अपन स्पर्श नहीं करते हैं, टच नहीं कर सकते हैं,
ठीक है, ये बोलेंगे आंतरिक गुण या रासायनिक गुण, दो प्रकार के गुणों की मैंने बात की। अब मैं बात करता हूँ पदार्थ की अवस्थाएं। तीन प्रकार के पदार्थ की अवस्था होते हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। आपको पता है, मैं अब जल के बारे में बात कर रहा हूँ। जल का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जल का। जल का फॉर्मूला आपको सभी को पता है, H2 होता है, H2O। यानी जल किससे बनता है? H2O मतलब हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर बना कंपाउंड होता है जल। इसका फॉर्मूला क्या होता है? H2O। अब देखते हैं वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है इस जल पे। वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, बच्चा समझ सकता है क्या? वातावरण पदार्थ की टोटल तीन अवस्थाओं की बात हो रही है, ठीक है। तीन अवस्था कौन सी? ठोस, द्रव्य और गैस। अब इन तीनों अवस्थाओं पर वातावरण का, इन्वायरमेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है? क्या इफेक्ट पड़ता है? तो ठोस जो अवस्था है उसकी बात करें तो ठोस के अंदर हम जल को बोलते हैं तो बर्फ, ये ठोस अवस्था के अंदर आ गया। फिर जल है, पानी है, वो द्रव्य अवस्था के अंदर आ गया। पानी को जैसे जैसे हम बॉयल करेंगे तो वाष्प या गैस बनेंगे तो वाष्प अवस्था के अंदर आ गया। यानी एक जल तीनों अवस्थाओं के अंदर पाया जाता है। वातावरण का प्रभाव पड़ता है इन पे, लेकिन वातावरण का प्रभाव पड़ रहा है, देखो तीनों पे वातावरण का प्रभाव पड़ रहा है। तीनों अवस्थाओं में वातावरण का प्रभाव पड़ रहा है। वातावरण का प्रभाव मतलब टेम्परेचर कम ज्यादा कर रहे हैं अपन, टेम्परेचर कम कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं। देखो टेम्परेचर ज्यादा हुआ तभी, सॉरी कम हुआ तभी बर्फ बनी, और बर्फ से टेम्परेचर को जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जल बन गया, और जल से जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वाष्प बन गए, और जैसे जैसे टेम्परेचर कम कम करेंगे जल बन गया, जैसे जैसे टेम्परेचर कम करेंगे बर्फ बन गई। यानी वातावरण का प्रभाव पड़ रहा है इन पे। वातावरण का प्रभाव पदार्थ की तीनों अवस्थाओं यानी जल के ऊपर, जल की तीनों अवस्थाओं के अंदर पड़ रहा है। ये चीज, ये कंसेप्ट बालक समझ रहा है, ये कंसेप्ट बालक समझ रहा है। वातावरण के प्रभाव पदार्थ की अवस्थाओं पे किस प्रकार से पड़ता है, ये बालक इन चीजों को आसानी से दैनिक जीवन के अंदर सीख रहा है, ठीक है, सीख सकता है। यानी इनके अंदर बच्चा क्या करता है, जो पदार्थ की अवस्थाएं हैं इनके जो किस प्रकार से इफेक्टिव कर रहे हैं इनको समझ सकता है। तो ये देखो इसके बाह्य गुणधर्म है, ठोस, द्रव्य, ये गैस, ये अपन बाहर से देख सकते हैं, मतलब बाह्य गुणधर्म है, बाह्य गुण या भौतिक गुण है, ठीक है। और ये बच्चे को क्या लग रहे हैं, अलग अलग लगाए, अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार बात करते हैं तीनों के अंदर फॉर्मूला क्या रहता है जल का, H2 ही रहता है, H2 ही रहेगा, जल ही है। तो आंतरिक गुण क्या रह रहे हैं, आंतरिक गुण क्या रह रहे हैं, समान रह रहे हैं, मतलब स्थायित्व का बोध हो रहा है, यानी स्थायित्व का बोध बच्चे को हो रहा है। यही बात क्या कहलाती है, संरक्षण या कंजर्वेशन कहलाती है। ये जो आंतरिक गुणों का जो स्थायित्व है, आंतरिक गुणों का जो स्थायित्व है, यानी बच्चा समझता है कि पदार्थ की, जल की तीनों अवस्थाओं पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, लेकिन उनके आंतरिक गुणों में क्या है, स्थायित्व है। इस स्थायित्व के कारण ही इसे क्या बोला जाता है, कंसेप्ट को कंजर्वेशन या स्थायित्व का कंसेप्ट बोला जाता है। ये पूरी बात थी। अब देखते हैं दोबारा, देखो स्थायित्व, संरक्षण मतलब स्थायित्व। बालक को पदार्थ के गुणों में, पदार्थ के गुणों में स्थायित्व का बोध होता है। मैंने बताया था अभी H2 ही फॉर्मूला रहता है तीनों अवस्था में। वातावरणीय परिवर्तन में स्थायित्व में अंतर करना सीख जाता है, जैसे जल की अवस्था बताया था मैंने। वातावरणीय परिवर्तन, टेम्परेचर में कमी बढ़ती। बालक किसी वस्तु के रूप, रंग, आकार में होने वाले परिवर्तन उसके तत्व में हुए परिवर्तन से भिन्न है। यानी रूप, रंग, आकार का मतलब भौतिक परिवर्तन यानी बाह्य परिवर्तन, और तत्व में हुए परिवर्तन मतलब जो आंतरिक या रासायनिक परिवर्तन उससे भिन्न होता है, ये बात समझ सकता है। और संरक्षण का सिद्धांत द्रव्यमान पर केंद्रित होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। संरक्षण का जो कंजर्वेशन का सिद्धांत है वो किस पर केंद्रित होता है, द्रव्यमान पे केंद्रित होता है। ये भी अपन आगे देखने वाले हैं, देखो इसी क्लास में। ये मैंने आपको बात बताई थी पूरी, भौतिक गुणधर्म यानी बाह्य, और आंतरिक गुणधर्म मतलब रासायनिक। एक क्वेश्चन आपके इसके बताइए, सभी बताएंगे, इसका आंसर बताएंगे कब, चैट बॉक्स के अंदर सभी लिख के बताएंगे। जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण कंजर्वेशन के प्रत्यय से तात्पर्य क्या है, बताइए। दूसरों के परिदृश्य को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक अक्षमता है। वन्य जीव व वनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। ये बात क्या होगी, कनेक्ट कट होगी। कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाए। परिकल्पना का विधिवत परीक्षण से सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है, बताइए। अब देखो कुछ, अभी यहाँ पर भौतिक नहीं है, ठीक है। कुछ गुण धर्म वही रहते हैं चाहे बाह्य आकृतियां बदल जाए। बाह्य आकृतियां बदलने का मतलब भौतिक परिवर्तन, यानी पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में परिवर्तन हो रहा था, ठोस, बर्फ, द्रव्य और वाष्प यानी गैस, तीनों अवस्था में परिवर्तन हुआ, मतलब बाहरी आकृतियां बदल रही थी, लेकिन गुणधर्म, कुछ गुणधर्म वही रहते हैं, कुछ गुणधर्म वही रहते हैं। इसे क्या बोलेंगे, कंजर्वेशन या संरक्षण का कंसेप्ट बोला जाता है। पदार्थ के बारे, जल के बारे में अपने एग्जाम्पल के द्वारा देखा था पूरा।
अब नेक्स्ट बात करते हैं संरक्षण की समझ। संरक्षण की समझ यथार्थ की समझ में निम्न तथ्य आते हैं। देखो संरक्षण की समझ होती है, कंजर्वेशन की समझ होती है, वो क्या कहलाती है? यथार्थ की समझ कहलाती है। किसके साथ? यथार्थ या व्यवहार की समझ कहलाती है। यानी आपको स्थायित्व का बोध होता है। इसके अंदर क्या क्या आते हैं? देखो तरल भार व तत्व के संरक्षण की समझ, तरल भार व तत्व के संरक्षण की समझ, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई व क्षेत्रफल की समझ और दिशाओं का ज्ञान। यानी बात करें तो मोटे तौर पर द्रव्यमान की समझ होनी चाहिए और दिशाओं का ज्ञान। यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्षेत्रफल सभी ज्ञान किसके अंदर आता है? क्षेत्र इसके अंदर संरक्षण के अंदर या कंजर्वेशन के अंदर आता है, क्योंकि इसके अंदर स्थायित्व का ज्ञान रखता है। दिशाओं की बात करें तो देखो चारों दिशा होंगी, तो इसके अंदर एक फिक्स स्थायित्व है। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, पश्चिम है। स्थायित्व की बात हो रही है तो संरक्षण का कांसेप्ट लागू हो रहा है। इसी प्रकार लंबाई चौड़ाई ये फिक्स होती है, इतनी लंबाई है, इतनी चौड़ाई है, ये एरिया है तो फिक्स होती है, तो स्थायित्व की बात हो रही है। तत्व भार, तत्व तरल भार यानी कितना भार है, कितना वेट है, तो ये सभी क्या है? फिक्स है। तो इसलिए इसे बोलेंगे संरक्षण की समझ या यथार्थ की समझ। ये बात होगी, अपने पूरा कंसेप्ट पढ़ लिया अपने संरक्षण का, कंजर्वेशन का। नेक्स्ट बात करते हैं संज्ञानात्मक संरचना, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। संज्ञानात्मक संरचना, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर क्या है? संज्ञानात्मक संज्ञान की बात करती है बल्ली प्रकार समझ या चिंतन या कैपेसिटी। तो ये कहां से होती है? अपने माइंड से होती है, ब्रेन से होती है। तो टोटल जो मेंटल पावर होता है, यानी बच्चों की बुद्धि, टोटल मेंटल जो पावर होता है उसको ही क्या बोलते हैं? संज्ञानात्मक संरचना या कॉग्निटिव स्ट्रक्चर कहा जाता है। नेक्स्ट बात होती है मानसिक संक्रिय या मेंटल ऑपरेशंस। मानसिक संरचना, मानसिक संक्रिया, मेंटल ऑपरेशन। देखो मैंने बताया था आपको कि बच्चे का पूर्व ज्ञान था कि कुत्ते की ये हाइट होती है, 4 पैर होते हैं, 2 कान होते हैं, इस कलर का होता है। फिर बच्चे ने नए ज्ञान यानी पेरेंट्स से जो ज्ञान सीखा कि इन दोनों में कि ये जो संरचना होती है, 4 पैर 2 कान इतनी हाइट ये कलर, इन सभी को कुत्ता नहीं कहा जा सकता है। यानी इनमें भी अंतर होता है, सभी जीवों में अंतर होता है। जैसे भेड़ को कुत्ता बोलता है तो पेरेंट्स क्या कराते हैं? उनमें डिफरेंट कराते हैं या नया ज्ञान देते हैं। तो इन पूर्व ज्ञान और नए ज्ञान में नेक्स्ट टाइम जैसे ही बच्चा भेड़ को देखता है या कुत्ते को देखता है तो अपने पूर्व ज्ञान और नए ज्ञान में क्या करता है? संक्रिया करता है या ऑपरेशन करता है। क्या करता है? ऑपरेशन करता है, ऑपरेशंस करता है और निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ये भेड़ है और ये कुत्ता है। ठीक है, ये संक्रिया करता है पूर्व ज्ञान नए ज्ञान में। ये क्या संक्रिया क्या कहलाती है? माइंड से करता है तो मेंटल ऑपरेशन कहलाता है, मेंटल ऑपरेशन कहलाता है। देखो संज्ञानात्मक संरचना जो मेंटल पावर थी उसमें जोड़ तोड़ करना तथा दिमाग में संक्रिया करके समस्या समाधान तक पहुंचना, जैसे मेंटल पावर थी, मैंने बात बताई थी। मेंटल पावर को कॉग्निटिव स्ट्रक्चर बोलते हैं। इनमें ऑपरेशन या संक्रिया करना तो प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, इसे बोलेंगे मेंटल ऑपरेशन। मेंटल ऑपरेशन यानी मेंटल पावर यानी बुद्धि होती है अपने माइंड का, उसे बोलेंगे कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके अंदर पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान में क्या करना? संक्रिया करना है, ऑपरेशन करना, जिससे हमें क्या हो जाएगी? हमारी जो प्रॉब्लम थी उसका क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन मिल जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाएगी। तो इस कारण इसे बोलेंगे मेंटल ऑपरेशन। मेंटल ऑपरेशन मानसिक संक्रिया। नेक्स्ट टाइम आती है 6 नंबर सामान्यकरण, जनरलाइजेशन। सामान्यकरण या जनरलाइजेशन क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सामान्यकरण या जनरलाइजेशन क्या होता है? देखो सामान्य करना या जनरल बनाना अपने आप को। ठीक है, यानी एक जगह जो भी आपने सीख लिया उसको दूसरी जगह भी काम लेना। सामान्य करना यानी सामान्य करना, जनरल करना सामान्यकरण कहलाता है। ठीक है, आप रीट की तैयारी कर रहे हो, रीट साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, तो रीट की तैयारी के अंदर आप अपनी साइकोलॉजी इतनी शानदार होने वाली है कि आप नेक्स्ट टाइम थर्ड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करोगे, एसएम की तैयारी करोगे, किसी भी आरएस की तैयारी करोगे, जहां पर भी साइकोलॉजी आने वाली है तो आपको साइकोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आपने जो रीट के अंदर रीट की जो साइकोलॉजी सीखी थी, आपका जो पहला ज्ञान था वो नेक्स्ट टाइम आपके ज्ञान दूसरी जगह आपने उसका क्या कर दिया? सामान्यकरण कर दिया, जनरलाइजेशन कर दिया। यानी एक जगह आपने जो भी ज्ञान सीखा उसको दूसरी जगह काम लेना क्या कहलाता है? सामान्यकरण या जनरलाइजेशन कहलाता है। अब नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं 7 नंबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो रीट 2018 हुई थी उसके अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, क्या स्कीम, स्कीम्स व स्कीमा, स्कीम्स व स्कीमा, इन दोनों में अंतर पड़ता है। स्कीम्स क्या होती है और स्कीमा क्या होता है? स्कीम्स, अब देखो एक छोटे शिशु को हम पढ़ाते हैं, छोटे बच्चे को पढ़ाते हैं, क से लेके ग तक पढ़ाते हैं, क और ए फॉर एप्पल से जेड तक पढ़ाते हैं, और ए आ पूरी टोटल पढ़ाते हैं, अंक तक पढ़ाते हैं, 1 से लेके 100 तक पढ़ाते हैं। ये टोटल हम बातें पढ़ाते हैं। ठीक है, तो बच्चा इनको दोहराव कर सकता है बार बार, ए बी सी डी 1 2 3 4 5 100 तक
कै ख ग, पूरा इनका बार बार रिपीटेशन कर सकता है, बार बार रिपीट कर सकता है। ठीक है, देखते हैं बहुत ही अच्छा कंसेप्ट बन रहा है। देखो, व्यवहारों का संपठित पैटर्न जिसे आसानी से दोहराया जा सकता है। ठीक है, ये स्कीम्स की बात हो रही है। यानी स्कीम्स मैंने क्या बताया, यानी बच्चे को आप कै से लेके ग तक पढ़ाते हो, ए से लेके जेड तक पढ़ाते हो, ए आ एन तक पढ़ाते हो, 1 से लेके 100 तक बताते हो, तो इनका बच्चा क्या कर सकता है, स्कीम्स यानी बार बार दोहराव कर सकता है, स्कीम बना सकता है। ये क्या बच्चे की स्कीम्स होगी। स्कीम्स का मतलब होता है बार बार दोहराना। इनका दोहराव कर सकता है बच्चा आसानी से, इनका आसानी से दोहराव कर सकता है। कै 1 2 3 4 5 से 100 तक कै ख ग, इनका बार बार दोहराव करता है, इन्हें बोलेंगे स्कीम्स। ठीक है, बात करते हैं स्कीमा की। स्कीमा यानी ये जो बच्चे ने सीखा है, ठीक है, प्री क्लासेस के अंदर सीख लिया, इन सभी का सामान्यीकरण करना, यानी जो ये ज्ञान लिया है उसका दूसरी जगह काम लेना, यानी जनरलाइजेशन करना। ठीक है, यानी इसने बच्चे ने सीखा, क्या सीखा, वो तो रा सीखा था, प्लस मैं इन दोनों को सामान्यीकरण करना क्या बना दिया, राम बना दिया। राम को पढ़ने लगा कि राम। इसी बात कमल कमल, और आम आम, ए फो एप्पल। ठीक है, इसी प्रकार 121 लिख दिया हमने, तो 121 को वो रीड कर सकता है, पढ़ सकता है 121 121। इस प्रकार से वो बच्चा सामान्यीकरण करता है। पूर्व ज्ञान, जो पूर्व ज्ञान उन्होंने बार बार दोहरा के सीखा है, स्कीम सीखी है, उसको अगली क्लास के अंदर उसको क्या करता है, सामान्यीकरण कर देता है, यानी पूर्व ज्ञान का उपयोग कर लेता है, यानी ये संगठित संरचना बन जाती है। देखो, संगठित संरचना बन जाती है, राम कमल आम, यानी पूर्व ज्ञान के आधार पर पूर्व ज्ञान का सामान्यीकरण किया तो ये संगठित संरचना बन गई। इसे क्या बोलेंगे, स्कीमा बोलेंगे। यानी जो स्कीम्स होती है, स्कीम्स होते हैं, उसका जनरलाइजेशन ही क्या है, स्कीमा है। यानी स्कीम्स का सामान्यीकरण करना ही क्या है, स्कीमा होती है। और ये क्या होती है, संगठित संरचना होती है, संगठित संरचना होती है। देखो, स्कीम्स व्यवहारों का संगठित पैटर्न जिसे आसानी से दोहराया जा सकता है, बच्चा बार बार दोहरा सकता है। स्कीमा बार बार दोहराए गए व्यवहार का सामान्यीकरण करना, यानी बार बार जो बच्चा व्यवहार दोहराता है उसका सामान्यीकरण करना, अर्थात एक अवस्था में सीखा हुआ पूर्व है पूर्व ज्ञान जो नए ज्ञान के सीखने में हुई संक्रिया के दौरान उपयोग में आता है। यानी एक अवस्था में सीखा वह पूर्व ज्ञान जो नए ज्ञान के सीखने में हुई संक्रिया के दौरान उपयोग होता है। समझ में आएगी बात आपकी। जो पूर्व क्लासेस के अंदर बच्चे ने कै ख ग सीखा है, ABCD सीखा है, सब कुछ सीखा है, वो अगली क्लासेस के अंदर बुक पढ़ने के अंदर काम आ सकता है, छोटी संख्याओं की काउंटिंग करने में काम आ सकता है। तो पूर्व ज्ञान दूसरी जगह काम आ गया, यानी बच्चे की संक्रिया के अंदर काम है, ऑपरेशन के अंदर काम है, यानी सामान्यीकरण बच्चे ने स्कीम्स का सामान्यीकरण कर दिया, तो ये क्या कहलाएगी, स्कीमा कहलाती है। स्कीमा को क्षमताओं व योग्यताओं तथा मानसिक प्रतिरूप या विचार कहा जाता है। मानसिक प्रतिरूप या विचार कहा जाता है। मानसिक प्रतिरूप या विचार कहाँ से है, स्कीम से है, और क्षमताएं और योग्यताओं का विकास कहा जाता है। अब स्कीमा को दो प्रकार से विभाजित करते हैं, व्यवहारात्मक स्कीमा और ज्ञानात्मक या मानसिक स्कीमा। ज्ञानात्मक और मानसिक स्कीमा का संबंध होता है मानसिक क्रिया से, और व्यवहारात्मक का होता है व्यवहार से, अपने व्यवहार में झलकना, यानी शारीरिक क्रिया से। कोई बच्चा कोई शारीरिक एक्टिविटी कर रहा है, जैसे खेल खेल रहा है, तो ये किस प्रकार की स्कीमा के अंदर आएगा, व्यवहारात्मक स्कीमा। कोई मानसिक एक्टिविटी कर रहा है, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, तर्क निर्णय, तो ये किसके अंदर आएगा, ज्ञानात्मक या मानसिक स्कीमा के अंदर आएगा। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि एक बच्चा है, वो लगातार दौड़ की प्रैक्टिस कर रहा है, दौड़ के अंदर आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, दौड़ की एथलीट बनने के लिए दौड़ के अंदर प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसका जो पूर्व ज्ञान है उसका धीरे धीरे क्या होता है, सामान्यीकरण होता है, स्कीमा बनते हैं, और एक दिन वो बच्चा आसानी से दौड़ के अंदर आसानी से अपना मुकाम हासिल कर लेता। तो ये किस प्रकार की स्कीमा का उदाहरण है, व्यवहारात्मक स्कीमा या ज्ञानात्मक स्कीमा। तो कौन से हो गए, व्यवहारात्मक स्कीमा, यानी शारीरिक क्रिया से इसका संबंध। तो ये टोटल बात होगी स्कीम एंड स्कीमा की, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, जो रीट एग्जाम 2018 के अंदर लेवल 2 के अंदर पूछा गया था। सभी बताएंगे इसका आंसर। स्कीमा का मतलब है, सभी बताएंगे चैट बॉक्स में लिखे ABCD, जल्दी बताइए। स्कीमा का मतलब क्या है, खंडन क्रिया विधि, अधिगम विधि, लंबे समय के याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट्स को एकत्रित होना, शारीरिक प्रतिवाद क्रिया विधि। तो लंबे समय के याददाश्त बच्चे ने पूर्व क्लासेस के अंदर सीखा था, सूचना के संगठित पैकेट्स जिनका सामान्यीकरण किया जा सके, क्या कहलाती है, स्कीमा कहलाती है। सी ऑप्शन सही है आपका। नेक्स्ट बात आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो पुराने व नए
पुरानी व नई धारणाएं हैं और अनुभव के बीच संतुलन क्रिया है जाना जाता है। यानी पुरानी और नई धारणाओं के बीच संतुलन क्रिया यानी संतुलन का काम करने वाली क्रिया को क्या बोलते हैं, तो संतुलनीकरण या इक्विलिब्रेशन कहा जाता है। ठीक है, ये बात मैंने बताई थी आपको। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर का पॉइंट है, बहुत ही हम टर्म्स पढ़ रहे हैं जीन पे कि आपको बने रहना, पेशेंस रखना है आपका, बहुत ही अच्छे से आपका कंटेंट तैयार होने वाला है। नेक्स्ट बात है वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस। देखो क्या होता है वस्तु स्थायित्व, जब वस्तु का प्रत्यक्षीकरण आंखों के सामने नहीं होता है तब भी उसका अस्तित्व बना रहता है, उसे वस्तु स्थायित्व कहते हैं। एक शिशु है, छोटा बच्चा है, वो खेल रहा है, किसी खिलौने से खेल रहा है, ये खिलौने इनसे खेल रहा है। जैसे ही बच्चे के सामने से इन खिलौनों को अपन ने हटा दिया, उसके बाद भी बच्चा ये देखता है इधर उधर कि खिलौने यहीं पर है, पेरेंट्स ने क्या कर दिया, छुपा दिए। इसका मतलब बच्चे के माइंड में उन खिलौने का क्या है, इमेज है कि खिलौने यहीं पर है, पेरेंट्स ने छुपा दिए। यानी बच्चे के माइंड में खिलौनों की इमेज अभी भी है, खिलौने सामने नहीं है फिर भी इमेज बनी हुई है, इसे बोलेंगे वस्तु का स्थायित्व है, इसे बोलेंगे वस्तु स्थायित्व है, ऑब्जेक्ट परमानेंस। देखो जब वस्तु का प्रत्यक्षीकरण आंखों के सामने नहीं होता है तब भी उसका अस्तित्व बना रहता है, इसे बोलेंगे वस्तु स्थायित्व। जब बच्चे तात्कालिक संवेदी अनुभव मतलब सामने से परे नहीं जाते हैं तब उनमें वस्तु स्थायित्व गुण नहीं पाया जाता है। उदाहरण, बच्चे के सामने रखे खिलौने को गायब करने के बाद बच्चा उसे नहीं ढूंढेगा तो उनके अंदर वस्तु स्थायित्व का गुण नहीं पाया जाता है। यदि बच्चे के सामने रखे खिलौने को देने के बाद, गायब करने देने के बाद बच्चा उन्हें ढूंढता है, ये इमेज की बात करता है कि इधर यहीं पर खिलौने हैं, तो इन्हें इससे बोला जाएगा यदि बच्चा खिलौने को तलाश करने लगता है, इसे बोलेंगे उसके अंदर वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। वस्तु स्थायित्व का गुण उस बच्चे के अंदर है, ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ताकार प्रतिक्रिया। वर्ताकार प्रतिक्रिया क्या होती है, वर्ताकार राउंडेड रिएक्शन। देखो शिशु की स्वयं की अंग संचालन की क्रिया, देखो इसको याद रखना आपको अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एग्जाम में पूछा गया है, यहाँ से सीटेट में एग्जाम में क्वेश्चन आया, रीट में भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, बताता हूँ मैं। शिशु की स्वयं की अंग संचालन क्रिया से नया अनुभव होना, जिसे वो बार बार दोहराता है, बार बार रिपीट करना, इसलिए इसे बोलेंगे वर्ताकार प्रतिक्रिया। जैसे बच्चे दूध पीने पर चपकी दबने के कारण, बच्चे दूध पीते हैं तो चपकी दबने के कारण वर्ताकार प्रतिक्रिया करता है, उन्हें बार बार दोहराता है, चप चप की दबनी आती है तो उसे कुछ अलग लगता है, तो उससे उस एक्टिविटी को बार बार दोहराता है, इसलिए इसे बोलेंगे वर्ताकार प्रतिक्रिया। और ये जीवन के प्रथम 2 वर्षों में होती है, यानी जो प्रारंभिक अवस्था है संवेदी प्रक्रिया अवस्था, संवेदी प्रक्रिया अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, उसके अंदर ये प्रतिक्रिया पाई जाती है, वर्ताकार प्रतिक्रिया। तो आपको ध्यान रखना वर्ताकार प्रतिक्रिया क्या होती है, शिशु की स्वयं की अंग संचालन क्रिया जिससे वह नया अनुभव प्राप्त करता है, उसे बार बार दोहराता है, चपकी दबनी, ये ध्यान रखना आपको। और कितने वर्ष तक होती है, जीवन के प्रथम 2 वर्षों में, यानी संवेदी प्रक्रिया अवस्था है, सेंसरी मोटर स्टेज में पाई जाती है। नेक्स्ट जो टर्म है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, बात करते हैं जीववाद व सजीव चिंतन क्या है। जीववाद और सजीव चिंतन क्या है, देखो जीववाद क्या होता है, संजीव चिंतन एक से ही वर्ड है लेकिन इन दोनों में डिफरेंट हो जाता होता है। देखो जीववाद, सभी निर्जीव वस्तुएं, सजीव और निर्जीव बता आपको अंदर क्या होता है, सजीव और निर्जीव मोटे मोटे तौर पे, सभी निर्जीव वस्तुओं में सजीव समझना, सभी निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझना क्या कहलाता है, जीववाद कहलाता है। यहाँ पर देखो सजीव चिंतन में सभी निर्जीव वस्तुओं में मनुष्य के हाव भाव देखना, सजीव चिंतन, दोनों में अंतर देखो। सजीववाद क्या होता है, सभी जो निर्जीव वस्तु है उनमें को सजीव समझना, निर्जीव को सजीव समझना क्या है, जीववाद हो गया। या निर्जीव वस्तु को सजीव समझना क्या है, जीववाद है। लेकिन जो निर्जीव वस्तु है उनमें मनुष्य के हाव भाव देखना, यह क्या कहलाता है, सजीव चिंतन कहलाता है। देखो हवाई जहाज को देखकर पक्षी समझना, यानी निर्जीव हवाई जहाज उसको देख के सजीव समझना, तो सजीव चिंतन जीववाद हो गया। दौड़ती हुई मोटरसाइकिल बाइक को देखकर घोड़ा समझना, तो यानी निर्जीव के अंदर क्या देख रहा है, सजीव, निर्जीव को सजीव समझ रहा है, तो क्या हो गया, जीववाद कहलाता है। इसी प्रकार सजीव चिंतन, देखो निर्जीव वस्तुओं में मनुष्य के हाव भाव देखना, चांद मुस्कुरा रहा है, चांद मुस्कुरा रहा है, तो देखो निर्जीव था, इसके अंदर मनुष्य के हाव भाव देख रहा है तो सजीव चिंतन। सूर्य आज क्रोधित है, तो ये क्या कहलाते हैं कि संजीव चिंतन कहलाते हैं। या निर्जीव वस्तु को सजीव समझना जीववाद, तो निर्जीव वस्तु में मनुष्य के हाव भाव देखना सजीव चिंतन। इन दोनों में बहुत ही मोटा और ब्रीफली अंतर है, आपको ध्यान से समझना है इसको। यानी जीववाद क्या होता है, निर्जीव वस्तु में निर्जीव को सजीव समझना,
और सजीव चिंतन क्या होता है? निर्जीव में मनुष्य के हाव भाव देखना सजीव चिंतन कहलाता है। नेक्स्ट बात आती है पलटन व अपलटन का गुण। पलटन और अपलटन का गुण क्या होता है? देखो, एक तो होता है पलटना और एक होता है नहीं पलटा जाएगा तो उसे बोलेंगे अपलटन। देखो, पलटन देखते हैं पहले, पलटा विगुण। पलटा विगुण को बोलते हैं उत्क्रमणीयता। देखो, एक तो होते है ए प्लस बी, ऐसे समझ लो 1+2 3 हो गया। ये वापस इस प्रकार से अपन बदल सकते हैं, ये भी बराबर है 3 और ये भी है, यानी पलटा जा सकता है। इसे बोलेंगे उत्क्रमणीयता, रिवर्सिबल क्वालिटी। ठीक है। एक होते हैं जब नहीं पलटा जाए, जैसे मान लो 1+2, मैं लिख दूं यहाँ पर 4 लिख देता हूँ। ठीक है, ये फॉर्म है, ये 1+2 बराबर 4 होता है, लेकिन इसको वापस नहीं बदला जा सकता है, यानी उत्क्रमणीयता आ गई, यानी एक तरफ चलता है काम। ठीक है, तो इसे बोलेंगे अपलटन का गुण। अपलटन को बोलेंगे अनुत्क्रमणीयता और पलटन को बोलेंगे उत्क्रमणीयता। अपलटन के अंदर ए आ गया और अनुत्क्रमणीयता के अंदर भी ए आ गया, इन रिवर्सिबल। ठीक है ना। और पलटा भी या उत्क्रमणीयता को समझते हैं, रिवर्सिबल। नियमों के अर्थ को समझना, नियमों के जो नियम बना दिए हैं उनके अर्थ को समझना, यानी कि उनको पलटना, पलटा भी गुण। देखो क्या है, स्कूल से घर उतना ही दूर है जितना घर से स्कूल। देखो, एक बालक है कि यहाँ पर स्कूल है और यहाँ पर होम है, तो एक बालक समझ पाता है कि घर से आता है स्कूल तो 1 किलोमीटर की दूरी है, तो वह बालक ये भी समझ पाता है कि स्कूल से घर भी कितना है, 1 किलोमीटर ही है। तो इस गुण को बोलेंगे पलटावी गुण। और ये बात यदि बच्चा नहीं समझ रहा है कि स्कूल से घर जितनी दूर है उतनी ही स्कूल से क्या है, घर है। ठीक है, ये बात नहीं समझ पाता है तो बच्चे के अंदर पलटावी गुण का अभाव है, यानी मतलब अपलटन का गुण बच्चे के अंदर है। यानी एक परिस्थिति से सीखे हुए ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में बदल बदल का प्रयोग करना। जैसे 3 × 3 9 होते हैं, शिक्षक ने बताया, तो बालक 6+3 बराबर 9 समझकर निष्कर्ष निकाल लेता है, तो इसे बोलेंगे पलटावी गुण या रिवर्सिबल या उत्क्रमणीयता। जबकि इसके विपरीत प्रक्रिया होती है, जन्म से 6 वर्ष तक का ये गुण होता है, शेष अवस्था में उसके बाद पलटावी गुण आ जाते हैं, यानी इन सभी को ये पलट के नहीं देखता है, पलटने की क्षमता इसके अंदर नहीं होती, इसलिए इसे इसके बोलेंगे अपलटन का गुण या अनुक्रमणीयता। यह जन्म से 6 वर्ष तक का गुण है, जन्म से 6 वर्ष तक ये गुण पाया जाता है, उसके बाद पलटावी गुण आ जाते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। पलटावी गुण कब आते हैं, 6 वर्ष के बाद आते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। पलटावी गुण कब आएंगे, 6 वर्ष के बाद। तो 6 वर्ष से पहले कौन से पाए जाएंगे, अपलटावी गुण पाए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, नेक्स्ट बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम रीट में क्वेश्चन पूछा गया है, 2018 में, रीट 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। अहम केंद्रवाद जिसे बोलेंगे ईगोसेंट्रिज्म या 3 प्रवृत्त समस्या, 3 मोन्टेसल प्रॉब्लम। ईगोसेंट्रिज्म या 3 प्रवृत्त समस्या क्या है, देखना इसको। ईगोसेंट्रिज्म या अहम केंद्रवाद, इसे बोलेंगे स्व केंद्रिता ही बोला जाता है और अहम केंद्रिता भी बोला जाता है। स्व केंद्रिता, अहम मतलब अपनी बात कर रहा है, स्व ईगोसेंट्रिज्म, सेंट्रिज्म या स्व केंद्रिता या अहम केंद्रिता क्या होता है। देखो, बच्चे दुनिया को, बच्चे होते हैं वो दुनिया को केवल अपने दृष्टिकोण से देखते हैं, दूसरों से नहीं। स्वयं से ही बात करते हैं, स्वयं से ही समझते हैं, स्वयं तक ही समझते हैं, यानी बच्चे हैं पूरी दुनिया को अपने दृष्टिकोण से देखते हैं, कि दुनिया के अंदर जो भी चल रहा है वो अपने दृष्टिकोण से देखते हैं, इसलिए इन्हें बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, ईगोसेंट्रिज्म, एगोसेंट्रिज्म। और इसी ईगोसेंट्रिज्म के कारण बच्चों के अंदर जीववाद का गुण आता है। जीववाद का गुण का मतलब क्या हो गया, मोटरसाइकिल को देख के क्या बोलता है, ये घोड़ा है, यानी अपने नजरिए से देख रहे हैं, यानी निर्जीव को सजीव समझना, किसी भी निर्जीव वस्तु को सजीव समझना। ईगोसेंट्रिज्म के कारण ही जीववाद का गुण आता है बच्चे के अंदर। कैसे आता है, देखो, ईगोसेंट्रिज्म क्या होता है, ईगोसेंट्रिज्म मतलब अपने ही दृष्टिकोण से सभी वस्तुओं को देखना। यानी बच्चा सोचता है जो ये बाइक है, MC है, वो क्या है, घोड़ा है, तो बहुत ही तेज दौड़ रहा है घोड़ा, यानी इसके अंदर ईगोसेंट्रिज्म में क्या आ गया, जीववाद का गुण भी आ गया, यानी सभी वस्तुओं को सजीव मानना। ठीक है, यानी ईगोसेंट्रिज्म क्या होता है, बच्चे दुनिया को केवल अपने दृष्टिकोण से देखते हैं, इसलिए बच्चों के अंदर जीववाद का गुण आ जाता है, यानी सभी वस्तुओं को सजीव मानना। 4 से 7 वर्ष की आयु में बच्चे प्रश्न पूछता है, 4 से 7 वर्ष की आयु के अंदर बच्चे एक जिज्ञासु प्रश्न पूछते हैं, आकाश नीला क्यों होता है, वृक्ष कैसे बढ़ते हैं, आकाश नीला क्यों होता है, वृक्ष कैसे बढ़ते हैं, इन प्रश्नों का उत्तर चाहते हैं। चीजें किस रूप में है, वह वैसे ही क्यों है। पियाजे इस प्रकार के इतने क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे, इसलिए पियाजे ने इसे
अंत प्रज्ञानात्मक या विचार का है, इंटेंटिव विचार का है, अंत प्रज्ञानात्मक विचार या इंटेंटिव विचार का है। ये भी क्वेश्चन रीट एग्जाम में पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन रीट एग्जाम में 2018 में पूछा गया है। यहाँ से इंटेंटिव विचार या अंत प्रज्ञानात्मक विचार क्या है। तो बच्चे अलग अलग टाइप के 4 से 7 वर्ष के अंदर क्वेश्चन पूछते हैं। 4 से 7 वर्ष की अवस्था कौन सी होती है, तो 0 से 2 होती है संवेदी, फिर 2 से 7 कौन सी आ जाएगी, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। इसके अंदर ये इसे क्या बोलेंगे, इंटेंटिव या अंत प्रज्ञानात्मक अवस्था का विचार कहा जाता है। इसके अंदर ये होती है, आगे नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छे से। तो पहले आपको ये ध्यान रखना है कि अहम केंद्रवाद क्या होता है। अहम केंद्रवाद का मतलब होता है बच्चे अपने दृष्टिकोण से पूरे इन्वायरमेंट को अपने दृष्टिकोण से देखते हैं, इसलिए बच्चों के अंदर जीववादा गुण आ जाता है, क्योंकि सभी वस्तुओं को संजीव में देखते हैं। अब देखो 4 से 7 वर्ष की अवस्था, जो 4 से 7 वर्ष की अवस्था होती है उसके अंदर बच्चे अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। आकाश नीला क्यों, वृक्ष कैसे बढ़ते हैं, इन सभी चीजें वैसे ही रूप में क्यों है, किस प्रकार के, यानी जिज्ञासु प्रवृत्ति के प्रश्न पूछते हैं। जिज्ञासु प्रवृत्ति रहती है 4 से 7 वर्ष में, इसलिए पियाजे ने इसे क्या बोल दिया, अंत प्रज्ञानात्मक इंटेंटिव विचार की अवस्था कह दिया। यानी 4 से 7 वर्ष की अवस्था को इंटेंटिव विचार की अवस्था कह दिया। क्यों कह दिया, ईगोसेंट्रिज्म होता है, बच्चे दुनिया को अपने दृष्टिकोण से देखते हैं, तो अपने दृष्टिकोण से देखते हैं तो उसके अंदर जीववाद का आ जाता है गुण, यानी सभी वस्तु को सजीव मानता है। इसलिए इस अवस्था यानी 4 से 7 वर्ष के अंदर बच्चे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, यानी ये बाइक ऐसे क्यों दौड़ रही है, ये घोड़ा है, आकाश नीला क्यों है, वर्ष कैसे बढ़ रहे हैं, इस प्रकार की जिज्ञासु प्रश्न होते हैं। इसलिए पियाजे ने इसे अंत प्रज्ञानात्मक या इंटेंटिव विचार की अवस्था कहा। 4 से 7 वर्ष जिज्ञासु प्रवृत्ति होने के कारण इसे 3 पर्वत समस्या भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं किशोरों का अहम केंद्रवाद या आत्मचेतना, यानी किशोरों का जो अहम केंद्रवाद होता है वह किस प्रकार का होता है। ये भी एनसीईआरटी बेस्ड है, आपको इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब की बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किशोरों का अहम केंद्रवाद या आत्मचेतना क्या होती है। ये इसके 2 घटक बताए गए, किशोरों के अहम केंद्रवाद के 2 घटक बताए। किसने बताया, डेविड एल काइंड ने बताया। डेविड एल काइंड ने 2 घटक बताए, ये बात याद रखनी है आपको। किशोरों के जो अहम केंद्रवाद होते हैं उसके 2 घटक होते हैं। किसने बताया 2 घटक, डेविड एल काइंड ने बताया। अब अहम केंद्रवाद का कंसेप्ट मैंने इगोसेंट्रिज्म का आपको बता दिया। अहम केंद्रवाद का कंसेप्ट क्या होता है कि कोई भी जो वस्तु है, कोई भी जो कॉन्सेप्ट है, वातावरण है, इन्वायरमेंट है, उसको अपने दृष्टिकोण से देखना, अपने दृष्टिकोण से सबको देखना, अहम केंद्रवाद या इगोसेंट्रिज्म कहलाता है। अब किशोरों के अंदर अहम केंद्रवाद इगोसेंट्रिज्म किस प्रकार से होगा, तो इसके 2 घटक बताए डेविड एल काइंड ने। ये बात ध्यान रखनी है, ये आपको ध्यान रखना है कि किशोरों का अहम केंद्रवाद के बारे में किसने बताया, 2 घटक किसने बताया, तो डेविड एल काइंड ने बताए। अब देखो कौन कौन से होते हैं। नंबर फर्स्ट होता है काल्पनिक श्रोता, इमेजिंग ऑडियंस। एक होता है व्यक्तिगत दंतकथा, पर्सनल फेबल। 2 बात बताएं, काल्पनिक श्रोता और व्यक्तिगत दंतकथा। काल्पनिक श्रोता के बारे में क्या बताया, देखो किशोर या किशोरी सोचते हैं कि लोग मेरे को देख रहे हैं कि शर्ट कैसी पहनी है, मुंह पर पूंछ है, शरीर की बनावट कैसी है, जिससे किशोर अत्यधिक आत्म सचेत बन जाते हैं। अब देखो ये काल्पनिक स्रोत होते हैं, इमेजिनरी ऑडियंस होते हैं, यानी किशोर अपने बारे में ये सोचते हैं, किशोर अपने बारे में अपना दृष्टिकोण बना रहे हैं खुद, इगोसेंट्रिज्म, अपना दृष्टिकोण खुद बनाना, ठीक है। सोच रहे हैं कि मेरे बारे में, उसके बारे में कोई सोच नहीं, कोई देख नहीं रहा है कि शर्ट कैसे पहनी है, मुंह पर पूंछे है नहीं, लेकिन उनके मन में ऐसे भाव आ जाते हैं आत्म, इसलिए वो बहुत ज्यादा आत्म सचेत रहते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं कि शर्ट किस प्रकार की पहननी, मुंह पर पूंछो किस प्रकार से सही करना, इसलिए वो बहुत ज्यादा आत्म सचेत रहते हैं, इसे बोलेंगे काल्पनिक श्रोता, इमेजिनरी ऑडियंस। एक होता है व्यक्तिगत दंतकथा, स्वयं के अद्वितीय होने या अपने तरह का अकेला व्यक्ति होने का भाव नहीं होता, स्वयं की प्रशंसा करना, स्वयं के अद्वितीय होने या स्वयं अकेला, कि मेरे अलावा इस दुनिया के अंदर मैं, मेरे जैसा कोई भी नहीं है, स्वयं की प्रशंसा करना, व्यक्तिगत दंतकथा। किशोरों में अद्वितीयता का बोध उन्हें यह सोचने हेतु प्रेरित करता है कि कोई भी व्यक्ति उसको या उनकी उसकी अनुभूतियों को नहीं समझ पाता है, यानी अद्वितीय है, यानी जो उसकी अनुभूतियां किशोर की, उनको कोई भी व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है, वो क्या है, अलग है, तो स्वयं की प्रशंसा करना यह व्यक्तिगत दंतकथा या पर्सनल फेबल कहलाता है। इस प्रकार का ये किशोरों के अंदर ये भाव निहित होता है, व्यक्तिगत दंतकथा और काल्पनिक श्रोता, ये किशोरावस्था का भाव था। अब देखो व्यक्तिगत दंतकथा,
जैसे एग्जाम्पल की बात करें, किशोर माता पिता को कहते हैं कि आप मुझे समझ नहीं सकते, मैं अलग हूँ, बिल्कुल अलग हूँ, मेरे कंसेप्ट अलग है, मैं किस प्रकार के कार्य कर सकता हूँ। और बात बोलता है किशोर दोस्तों से बिछुड़ने पर कहता है कि बिछुड़ने का गम और कोई महसूस नहीं कर पाता है। व्यक्तिगत अंतकथाएं प्राय किशोरों की डायरी का भाग होती है। इस प्रकार की बातें किशोरावस्था के अंदर किशोरों के मुंह से, उनके मुंह से पर्सनल फेबल के द्वारा देखी जा सकती है। तो काल्पनिक श्रोता और व्यक्तिगत दंतकथा, किशोरों में अहम केंद्रवाद के दो घटक बताए, ठीक है। और ये देखो काल्पनिक श्रोता के बारे में अपनी बारे में खुद काल्पनिक रूप से इमेज करना कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, किस प्रकार का मैं दिखता हूँ, और व्यक्तिगत दंतकथा अपनी बढ़ाई करना, ये दो स्रोत होते हैं किशोरों में अहम केंद्रवाद के, इगोसेंट्रिज्म का। तो एग्जाम में क्वेश्चन आप कहां से क्या आ सकता है, देखो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, क्या आएगा, किशोरों में जो ईगोसेंट्रिज्म है, किशोरों का जो ईगोसेंट्रिज्म है उसके बारे में किसने बताया, तो डेविड एल्काइन ने बताया। कितने घटक बताए, दो घटक बताए। कौन कौन से, काल्पनिक श्रोता व व्यक्तिगत दंतकथा। सीधा बयान आ सकता है किशोरों का अहम केंद्रवाद होता है काल्पनिक श्रोता प्लस व्यक्तिगत दंतकथा। काल्पनिक श्रोता के बारे में किशोर क्या होता है, अपनी शर्ट कैसी पहनी है, ऊपर पूंजी यानी अपने बारे में अत्यधिक आत्म सचेत होना, और व्यक्तिगत दंतकथा अपनी स्वयं की प्रशंसा करना। ये दो बात इसके अंदर आती है। नेक्स्ट टर्म आती है सूचकता, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सूचकता, सिग्निफिकेंस या संकेत या चिन्ह, सिग्नल। देखो सूचकता और संकेत चिन्ह में क्या बात है, देखो सूचकता क्या होता है, प्रत्येक सार्थक शब्द जैसे इमेज हो गया, रूप हो गया, आकार हो गया, चिंतन से जुड़ा रहता है। प्रत्येक सार्थक शब्द, कोई भी शब्द है वो किसी इमेज या रूप या आकार या चिंतन से जुड़ा रहता है। जैसे फोन है, फोन की कोई इमेज होती है, कोई रूप होता है, कोई आकार होता है, किताब है, पेड़ है, तो इनका एक फिक्स आकार है, रूप है, प्रतिभा है, इमेज है, से जुड़ा रहता है। ये क्या होती है, सूचकता होती है, ठीक है। इसी प्रकार संकेत या चिन्ह, बालक लगातार बोले जा रहे शब्दों का मानसिक चित्रण ग्रहण करने लगता है। जैसे मम्मी कहने पर वह स्पष्ट संकेत मस्तिष्क से बनाता है, जबकि अन्य व्यक्तियों का नहीं। यानी बालक क्या करता है, जो शब्द बार बार बोले जा रहे हैं, लगातार बोले जा रहे शब्दों का मानसिक चित्रण ग्रहण करने लगता है। जैसे मम्मी कहने पर माइंड के अंदर, मस्तिष्क के अंदर मम्मी का चित्र बन जाता है, मम्मी का संकेत या चिन्ह बन जाता है, ठीक है। अन्य व्यक्तियों का नहीं, क्योंकि माँ बच्चे के लगातार संपर्क में रहती है, लगातार वो शब्द बोला जाता है, मानसिक चित्रण ग्रहण कर लेता है जल्दी। तो देखो संकेत और सूचकता में यही बेसिकली कंसेप्ट। देखो सूचकता क्या होगी, प्रत्येक सार्थक शब्द का एक निश्चित इमेज होती है, रूप होती है, आकार होता है, चिंतन होता है, से जुड़ा होता है। जैसे फोन है, फोन फोन बोलेंगे तो उसके अंदर हमारे माइंड के अंदर इमेज बन जाएगी, किताब बोलेंगे तो माइंड के अंदर इमेज बन जाएगी, पेड़ बोलेंगे तो माइंड के अंदर इमेज बन जाएगी। ये क्या होती है, सूचकता होती है, सिग्निफिकेंस होती है, सिग्निफिकेंस होती है। एक होता है संकेत या चिन्ह, बालक लगातार बोले जा रहे शब्दों का मानसिक चित्रण ग्रहण करता है। जैसे मम्मी कहने पर स्पष्ट संकेत बनता है मस्तिष्क में, जबकि अन्य व्यक्तियों का नहीं। ये दो बात ही। नेक्स्ट बात आती है प्रतीकात्मक विचार या प्रतीकों का विचार। प्रतीकात्मक विचार या प्रतीकों का विचार एक ही बात है। बच्चे व्यक्तियों, वृक्ष, कुत्ता, घर आदि को निरूपित करने हेतु रूपरेखा या चित्र या प्रतीक बनाते हैं, ठीक है। बच्चे व्यक्तियों को या वृक्षों को या कुत्ता है या घर है, इनको निरूपित करने हेतु रूपरेखा या चित्र या प्रतीक बनाते हैं। इससे विचारों में प्रगति या मानसिक संसार विस्तृत होता है। इसे बोलेंगे प्रतीकात्मक विचार या प्रतीकों का विचार। देखो बच्चे को एक इमेज बनाने के लिए कहा जाए कि ये आपको स्कूल का इमेज बनानी है, ठीक है। तो बच्चे देखो यहाँ पर ये रूम हो गए, क्लासरूम हो गए, ये यहाँ पर दो पेड़ लगे हुए हैं, ये ऑफिस हो गई, ठीक है। इस प्रकार की एक क्या बनाते हैं, इमेज बनाते हैं, प्रतीक बनाते हैं, मॉडल बनाते हैं, जिससे क्या होता है बच्चे के मानसिक संसार यानी मेंटल इमेज है वो क्या होती है, मेंटल स्ट्रक्चर विस्तृत होती है, डेवलप होते हैं। इसे बोलेंगे प्रतीकात्मक विचार यानी प्रतीकों का विचार। नेक्स्ट बात आ रही है केंद्रीकरण की प्रवृत्ति, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति वो दोनों इंपॉर्टेंट है और बहुत ही शानदार टॉपिक है, और आपका ये टॉपिक अंत तक की ओर है, लास्ट है बस, ठीक है। केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को नौ गोलियों का प्रयोग भी कहा जाता है। नौ गोलियों के प्रयोग के द्वारा इसे एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। इसे बोलेंगे सेंट्रलाइजेशन। क्या बोलेंगे, सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण। एक घटना को समझने होती है किसी एक विशेषता या पक्ष पर ध्यान देना। एक घटना को समझने होती किसी एक विशेषता या एक पक्ष पर ध्यान देना। उदाहरण, जैसे बच्चा बड़े गिलास में जूस पीने की जिद कर सकता है, जबकि एक चौड़े छोटे गिलास की तुलना में लंबे पतले गिलास को वरीयता देता है, जबकि दोनों गिलासों में जूस की मात्रा समान है। ये पतला गिलास है तो ये एक चौड़ा गिलास है, ठीक है। पतले गिलास की लंबाई ज्यादा है और चौड़े गिलास की लंबाई कम है, लेकिन वो चौड़ा ज्यादा है। अब दोनों में जूस की मात्रा समान आती है, ठीक है। दोनों में जूस की मात्रा क्या है, समान है, लेकिन बच्चा किसे पहले वरीयता देगा, तो लंबे गिलास को ज्यादा वरीयता देता है, क्योंकि एक घटना को समझ होती एक ही विशेषता एक पक्ष पर ध्यान देता है कि जो जितना बड़ा है उसके अंदर जूस ज्यादा है।
अब ये देखो चौड़ा है, लंबाई कम है, चौड़ा है, लेकिन इसके अंदर जूस तो बराबर ही है, मात्रा बराबर ही है, लेकिन बच्चे के अंदर इस प्रकार की प्रवृत्ति, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति देखी जा सकती है। इसे 9 गोलियों का प्रयोग भी कहा जाता है। देखो एग्जाम्पल की दोबारा देखते हैं अपन, एक साथ देखते हैं दोनों को, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण, समझ में आने वाला आप। नेक्स्ट आता है विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन, किसी केंद्र बिंदु पर पहुंचना, किसी केंद्र बिंदु पर पहुंचना, जैसे वैकल्पिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हो आप, इसके अंदर 4 विकल्प आते हैं, तो इन चारों का एनालिसिस करके आप एक तक पहुंचते हो, इसे बोलेंगे विकेंद्र, डिसेंट्रलाइजेशन, वैकल्पिक पर्सन। विभिन्न तरीकों द्वारा एक का चयन करते हो आप, ठीक है। केंद्र बिंदु पर वस्तुनिष्ठ एवं वास्तविक रूप से सोचने विचारने की क्षमता का नाम क्या है, विकेंद्रीकरण है, जिसमें बालक की सभी मानसिक क्रियाएं अलग अलग रूप में कार्य करना प्रारंभ करती हैं और बालक वास्तविकता से जुड़ा रहता है, यथार्थ, बालक में यथार्थवादी और व्यवहारिकता का गुण आ जाते हैं। यानी विकेंद्र का मतलब क्या है, बालक अलग अलग प्रकार के कार्य करता है, अलग अलग प्रकार से तर्क करता है, अलग अलग प्रकार से चिंतन करता है, अलग अलग दृष्टिकोण से देखता है, यानी बालक में व्यवहार आ जाता है, व्यवहारिकता गुण आ जाता है, यथार्थवादी गुण आ जाते हैं, इसलिए इसे बोलेंगे विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति या डिसेंट्रलाइजेशन। यह 7 से 11 वर्ष की उम्र में यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी अवस्था के अंदर यह प्रवृत्ति देखी जाती है। तो अब जब हम इन अवस्थाओं को पढ़ेंगे तभी इनको बहुत अच्छे से देखने वाले हैं दोबारा। अब देखो केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के बीच अंतर क्या है, डिफरेंट क्या है, ये देखना आपको, बहुत ही सिंपल है। देखो केंद्रीकरण सेंट्रलाइजेशन और विकेंद्रीकरण डिसेंट्रलाइजेशन। एक घटना को समझने हेतु किसी एक विशेषता या पक्ष पर ध्यान देना, एक पक्ष पर ध्यान देना केंद्रीकरण, और विभिन्न तरीकों द्वारा एक का चयन करना विकेंद्रीकरण। जैसे वैकल्पिक, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही करते हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया मैंने, ठीक है। 9 गोलियों का प्रयोग क्या है, 9 गोलियों का प्रयोग किसे कहते हैं, 9 गोलियों का प्रयोग, तो इसको आप अलग अलग ऑप्शन में देखते हो, केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, तो उसका एनालिसिस करते हो और एक फाइनल डिसीजन तक पहुंचते हो। इसके ऑप्शन इसका सी है, ए है, तो इसे बोलेंगे विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन, वैकल्पिक पर्सन, यानी एक केंद्र पर अटल रहना, एक केंद्र पर अटल रहना। अब विकेंद्रीकरण का मतलब हो गया वी प्लस केंद्रीकरण, वी प्लस केंद्रीकरण, वी का मतलब होता है विच्छेद करना, और केंद्र का मतलब होता है केंद्रीय, यानी विस्तार करके, विस्तार करके पहले विस्तार करना अपने नॉलेज का, फिर एक को सिलेक्ट करना, ये होता है विकेंद्रीकरण। समझ में आई बात, वी मतलब विच्छेद, विच्छेद का मतलब पहले अपने नॉलेज का विस्तार करना, यानी चारों ऑप्शन है उसको अपने नॉलेज के आधार पर एक्सप्लेन करना, समझना, फिर उसके बाद उन चारों में से एक को सिलेक्ट करना, ये क्या कहलाएगा, विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। और जबकि केंद्रीकरण की बात करें तो एक विशेषता या पक्ष पर जोर देना, जैसे जूस का गिलास की बात की हमने, बच्चे ने बताया था कि लंबे जूस के गिलास के अंदर ज्यादा जूस आएगा, चौड़े और मोटे के अंदर कम आएगा। बच्चे के अंदर ये पहले से एक धारणा बनी होती है, विशेषता या पक्ष बना हुआ था, जबकि दोनों में जूस की मात्रा क्या है, समान, लेकिन बच्चे ने किस पे जोड़ दिया, एक विशेषता एक पक्ष पे जोड़ दिया, इसलिए इसे बोलेंगे केंद्रीकरण या सेंट्रलाइजेशन। ये केंद्रीकरण एक घटना, एक केंद्र पर अटल रहना, ये सब नहीं, एक केंद्र पर ध्यान देना, ये सब नहीं, एक केंद्र पर ही ध्यान देना, ये क्या होता है, ये इसलिए इसके अंदर व्यवहारिकता नहीं आती, यथार्थवादी गुण नहीं आती है, और यहाँ पर क्या होता है, विच्छेद करता है नॉलेज का, तो यथार्थवादी और व्यवहारिक बन जाते हैं, यथार्थवादी व्यवहारिक बन जाते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बालक या किशोर किस गुण के कारण, किस टर्म्स के कारण व्यवहारिक बनते हैं, तो ऑप्शन आएंगे केंद्रीकरण की प्रवृत्ति का, विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति का, दोनों ही कारण, इनमें से कोई। तो बताइए विकेंद्रीकरण नॉलेज क्या करेगा, विच्छेद करेगा, यानी विस्तार करेगा, उसके बाद एक को सिलेक्ट करेगा, यानी उसके अंदर ऐसे व्यवहार, ऐसे यथार्थ, ऐसे विच्छेद करने की, बालक के अंदर, माइंड के अंदर ऑपरेशन करने की कैपेसिटी का विकास हो गया, और ये विकसित होती है मूर्त संक्रिया अवस्था के अंदर, मूर्त संक्रिया अवस्था के अंदर, तीसरी अवस्था के अंदर विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति आ जाती है। अब नेक्स्ट बात आती है स्थानिक सोच, स्थानिक सोच यानी स्थान विस्तार की समझ, स्थान विस्तार की समझ को बोलते हैं स्थानिक सोच। जैसे दिशा या नक्शों की समझ, इसे बोलेंगे संज्ञानात्मक नक्शे भी बोलते हैं, जैसे विद्यालय, मोहल्ले, खेल मैदान की मानसिक प्रतिबिंब बनाना, ये क्या कहलाते हैं, संज्ञानात्मक नक्शे कहलाते हैं, यानी स्थान विस्तार की समझ क्या कहलाते हैं, स्थानिक सोच कहलाती है। नेक्स्ट और लास्ट बात आती है प्रस्थापनात्मक सोच, जैसे किशोर वास्तविक संसार की परिस्थितियों को सहारा लिए बिना शाब्दिक वक्तव्यों का के तर्क का मूल्यांकन कर सकते हैं। प्रस्तावनात्मक सोच क्या कहलाती है, किशोर वास्तविक संसार की परिस्थितियों का सहारा लिए बिना शाब्दिक वक्तव्य यानी कल्पना के द्वारा उस इमेज की क्या कर लेते हैं, तर्क के द्वारा मूल्यांकन कर लेते हैं, इसे बोलेंगे प्रस्तावनात्मक सोच। देखो यानी अब इन दोनों में अंतर देखना आपको, ये दोनों थॉट कौन सी होते हैं, एक होते हैं स्थानिक सोच होती है, एक होती है प्रस्थापनात्मक सोच। दोनों में अंतर क्या है, देखो स्थान विस्तार की समझ करना, स्थान विस्तार की समझ, ठीक है,
ये होना चाहिए ठोस, यानी आपके सामने इमेज होनी चाहिए उसकी, ठीक है। और इसके अंदर क्या होती है, कल्पना होती है। प्रस्तावनात्मक सोच में क्या होती है, कल्पना के द्वारा उसका इमेजिनेशन होता है। यानी इस समझ, इसके अंदर क्या स्थान विस्तार की समझ मतलब ठोस होती है, मतलब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पाई जाती है। स्थान या दिशा विस्तार की समझ, और ये क्या इसके अंदर कल्पना होती है, तो ये किस में पाई जाएगी, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पाई जाती है। कल्पना का मतलब अमूर्त काम करता है, अमूर्त जो जो ठोस से परे होता है, यानी मूर्त से परे होता है, इसे बोलेंगे अमूर्त। वास्तविक संसार की परिस्थितियों को सहारा लिए बिना शाब्दिक वक्तव्यों के तर्क का मूल्यांकन करना। यानी दो ही बात आते हैं। स्थानिक सोच का मतलब आपको ध्यान रखना, स्थान विस्तार की समझ, यानी ठोस वस्तु से, यानी ठोस जो जगत है उससे क्रिया करना, यानी स्थान विस्तार की समझ विकसित करना, ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। और प्रस्तावनात्मक सोच क्या है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी किशोर वास्तविक संसार की परिस्थितियों का सहारा लिए बिना शाब्दिक वक्तव्यों के तर्क का मूल्यांकन कर सकते हैं, यानी तर्क के द्वारा मूल्यांकन कर सकते हैं। तो ये दो प्रकार की सोच की मैंने बात की है। और ये जीन पियाजे की हमारी कंप्लीट टर्म्स, हमने 20 टर्म्स पढ़ ली है। बहुत ही अच्छा सेशन हुआ है। इन टर्म्स को आपको बार बार देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और इनके क्वेश्चन भी हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं, मैंने बताया 1000 MCQ करने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लासेस के अंदर भी हम पढ़ेंगे अन्य टॉपिक। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, बाय।